नमस्कार दोस्त, शिक्षा साथी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्त, हम लोग आरआरबी ग्रुप डी में जितने भी करंट अफेयर्स हैं उनको हम लोग कवर कर रहे हैं। पार्ट 1 का करंट अफेयर्स का वीडियो हम लोगों ने रिलीज कर दिया है। ये वीडियो पार्ट 2 है जिसमें आपको 1 दिसंबर से लेकर के 5 दिसंबर तक जितने भी करंट अफेयर्स तीनों के तीनों शिफ्ट में आए हैं उन सभी शिफ्टों के करंट अफेयर्स हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन ध्यान रखिएगा, इस वीडियो से जितने भी करंट अफेयर्स पढ़िएगा वो आने वाले आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, क्योंकि जितने भी करंट अफेयर्स आ रहे हैं उससे आने वाले जितने भी दिनों में एग्जाम है उसमें कहीं ना कहीं इससे करंट अफेयर्स फंसेगा। साथ ही साथ जितने करंट अफेयर्स आए हैं उसके डिस्क्रिप्शन के साथ हम लोग इस वीडियो में करंट अफेयर्स देखेंगे, जिससे क्या होगा कि डिस्क्रिप्शन से बहुत सारे प्रश्न बन रहे हैं। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा। और एक और बात, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और पार्ट 1 वीडियो आप नहीं देखा है आपने तो 27 और 28 नवंबर का पार्ट 1 में हम लोगों ने 6 शिफ्टों का करंट अफेयर्स कवर किया है, तो आप जा करके आप उसे देख लीजिए। फिर 1 दिसंबर से हम लोग 5 दिसंबर तक का कवर करने वाले हैं। चलिए हम लोग देखते हैं। 1 दिसंबर का प्रश्न आया था, कर्नाटक में हाल ही में करोड़ों रुपए की संपत्ति और नगद जब्त की गई है। यह कार्रवाई मुख्यतः किस संस्था द्वारा की गई? तो देखिए ऑप्शन में आपके आया था ईडी प्रवर्तन निदेशालय, सीबीआई केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, सी आया था कर्नाटक लोकायुक्त और डी ऑप्शन में आया था आयकर विभाग। तो इसका राइट आंसर होगा कर्नाटक लोकायुक्त। देखिए इसका डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। 25 नवंबर 2025 की एक रिपोर्ट के अनुसार कर्नाटक लोकायुक्त ने राज्य के 10 सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध छापेमारी करते हुए करीब 35.31 करोड़ रुपए जब्त की। ध्यान रखिएगा, ये जो डेटा है आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो कर्नाटक लोकायुक्त ने 10 सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध छापेमारी की तो कितने रुपए बरामद की? तो 35.31 करोड़। डिस्क्रिप्शन से ये क्वेश्चन बन सकता है और इतना डीप क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। और एक और बात, अगर ये पीडीएफ आपको चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल शिक्षा साथी पर जाइए और शिक्षा साथी पर जा करके इस पीडीएफ को आप लोड कर सकते हैं और एग्जाम से पहले इस पीडीएफ को पढ़ के जाइएगा, बहुत ज़्यादा फायदा होगा आपको। अच्छा, टेलीग्राम का लिंक कहाँ मिलेगा? तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक डाला है, आप उस लिंक से ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। चलिए अगला क्वेश्चन है 57 नंबर। हम लोगों ने 55 क्वेश्चन इससे पहले पार्ट 1 में कर चुके हैं, ठीक है। चलिए 57वां प्रश्न है, भारत के 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो देखिए दोस्त, अभी वर्तमान की बात की जाए तो अभी तो 15वें वित्त आयोग एन.के. सिंह हैं जो मार्च 2026 तक रहेंगे और मार्च 2026 के बाद 16वें वित्त आयोग की भी नियुक्ति हो गई है कि कौन पदभार संभालेगा, और इसका राइट आंसर है अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया जी 16वें वित्त आयोग के रूप में अध्यक्ष के रूप में मार्च 2026 से पद ग्रहण करेंगे। अगला प्रश्न, इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2025 में एक ही पारी में सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर किस खिलाड़ी ने बनाया? इसका आंसर देख लेते हैं। आईपीएल 2025 में एक ही पारी में सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर अभिषेक शर्मा ने बनाया था, जिन्होंने सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेलते हुए पंजाब किंग्स के खिलाफ 141 रन बनाए। इस पारी में उन्होंने 55 गेंद में 141 रन की पारी खेली, जो कि आईपीएल इतिहास की किसी भी भारतीय खिलाड़ी द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा स्कोर है। किसी भारतीय खिलाड़ी द्वारा, अगर पूरे आईपीएल में अभी तक जितने भी आईपीएल हुए हैं पूरे आईपीएल में सबसे ज्यादा व्यक्तिगत स्कोर बनाने वाला खिलाड़ी क्रिस गेल है, 175 रन। कितना? 175 रन। लेकिन कहेगा 2025 में तो अभिषेक शर्मा कितना? 141 रन। अच्छा, किसी भारतीय द्वारा, क्योंकि क्रिस गेल वेस्ट इंडीज का था, किसी भारतीय द्वारा बनाया गया सबसे ज्यादा स्कोर 141 रन। समझ गए? अच्छा, एक आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि
आईपीएल 2025 में सबसे ज्यादा किस टीम ने रन बनाया, माने किस टीम ने आईपीएल 2025 में सबसे ज्यादा एक इनिंग में रन बनाया। इसका आंसर हो जाएगा सनराइजर हैदराबाद, SRH, सनराइजर्स हैदराबाद। उन्होंने 286 रन 286 रन बनाए हैं 6 विकेट खो करके, ठीक है। और सेकेंड हाईएस्ट रन भी शायद इन्हीं का है। नेक्स्ट प्रश्न है, 20 मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय के अनुसार प्रवेश स्तर के न्यायाधीश जो सिविल जज जूनियर डिवीजन के पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम कानूनी प्रैक्टिस का कितना अनुभव अनिवार्य है। तो देखिए दोस्त, इसका ऑप्शन था 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष और 5 वर्ष। इसका राइट आंसर होगा 5 वर्ष। इसे देखते हैं, इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 20 मई 2025 के अपने फैसले में यह स्पष्ट किया है कि सिविल जज जूनियर डिवीजन जैसे प्रवेश स्तर के न्यायिक पदों के लिए कम से कम 3 वर्ष की सक्रिय वकालत अनिवार्य होगी। अच्छा, यह निर्णय जो है 2002 के उस पिछले आदेश को उलट देता है जिसने अनुभव की शर्त को हटा दिया था और नए कानून स्नातकों को बिना किसी पूर्व अदालती अनुभव के सीधे न्यायिक सेवा परीक्षा में बैठने की अनुमति दी थी। मतलब पिछला 2002 का जो आदेश आया था उसमें कहा गया था कि आपको कोई अनुभव की आवश्यकता नहीं है, अर्थात 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, इस किसी भी अनुभव की आवश्यकता नहीं है। बस आप स्नातक पास है कानूनी सब्जेक्ट में, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन अब क्या हो गया कि आपको 3 वर्ष का अनुभव चाहिए। चलिए, अगला नेक्स्ट प्रश्न आया था 2025 में वन, जैव विविधता और जलवायु सुधार की राज्यवार रैंकिंग में भारत में प्रथम स्थान किस राज्य को दिया गया है। तो दोस्त, इसका देखते हैं डिस्क्रिप्शन। 2025 में वन, जैव विविधता और जलवायु सुधार की राज्यवार रैंकिंग में भारत में प्रथम स्थान आंध्र प्रदेश को मिला है और इस रैंकिंग में आंध्र प्रदेश सबसे ऊपर है और सबसे अंतिम स्थान राजस्थान को मिला है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके एग्जाम में आया था, सितंबर 2025 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो देखिए, भारत सरकार ने नेसिरिस चंद मुर्मू को भारतीय रिजर्व बैंक के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया है और ये 9 अक्टूबर 2025 से अपने पद पर प्रभावी होंगे। और आने वाले शिफ्ट में आपके एग्जाम पूछ सकता है कि ये जो नेसिरिस चंद मुर्मू है ये किसके स्थान पर पदभार ग्रहण करेंगे। तो एम राजेश्वर राव के स्थान पर पदभार ग्रहण कर लिए हैं। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न आपके एग्जाम में आया था 62 नंबर कि वरुण भारत और किस देश के बीच आयोजित होने वाला एक नौसैनिक युद्ध अभ्यास है। तो दोस्त देखिए, वरुण जो है भारत और फ्रांस के बीच आयोजित होने वाला एक नौसैनिक युद्ध अभ्यास है। यह दोनों देशों के बीच अस्थायी समुद्री साझेदारी का प्रतीक है। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछ सकता है, ये तो पूछा किस देश के बीच ना, कि ये युद्ध अभ्यास हुआ कहाँ है, जो नौसेना का युद्ध अभ्यास है ये कहाँ हुआ है। तो वरुण युद्ध अभ्यास अरब सागर में आयोजित हुआ है और 19 से 22 मार्च 2025 तक भारत और फ्रांस के बीच यह 23वां संस्करण हुआ है। अगला प्रश्न है 63 नंबर, 29 मार्च 2025 को आयोजित द 10 ट्रैक फेस्टिवल में 10,000 मीटर की दौड़ में इतना सेकेंड का समय, मतलब इतना टाइम 27 मिनट 22 सेकेंड का टाइम निकालकर राष्ट्रीय रिकॉर्ड किस भारतीय एथलीट ने बनाया है। तो देखिए, भारतीय एथलीट गुरवीर सिंह ने 29 मार्च 2025 को द 10 ट्रैक फेस्टिवल में 10,000 मीटर की दौड़ में 27 मिनट
22 सेकेंड का समय निकालकर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है, जिन्होंने अपना ही पिछला रिकॉर्ड 27 मिनट 14.88 सेकेंड का बनाया था। नेक्स्ट प्रश्न है 64 नंबर। 2024-25 के अर्जुन पुरस्कार के लिए मुक्केबाजी में किस खिलाड़ी को चुना गया है? देखिए दोस्त, अर्जुन पुरस्कार 32 लोग को रेगुलर कैटेगरी में और 2 लोग को लाइफ टाइम कैटेगरी में, अर्थात कुल मिलाकर 34 लोग को मिला है। अगर आपसे पूछेगा कि अर्जुन पुरस्कार कितने लोग को दिया गया, तब तो आप मारिएगा 32, और लाइफ टाइम कैटेगरी में कितने लोग को दिया गया तब मारिएगा 2। ठीक है, तो ध्यान रखिए 32 और 2 34 लोगों का नाम आपको ध्यान होना चाहिए। जितने खिलाड़ी हैं, किस खेल से हैं, ये भी आप ध्यान रखना चाहिए। चलिए, प्रश्न आया है 2024-25 के अर्जुन पुरस्कार के लिए मुक्केबाजी में किस खिलाड़ी को चुना गया? ऑप्शन आया था लोरिना बोरगोहेन, अमित पंघाल, स्वीटी बोरा और निखत जरी। तो मैं आपको बता दूं कि 2024-25 के अर्जुन पुरस्कार के लिए मुक्केबाजी में स्वीटी बोरा और नीतू घंघास को मुक्केबाजी में अर्जुन पुरस्कार मिला है। तो आपके ऑप्शन में यहां देखिए स्वीटी बोरा ऑप्शन सी में है, तो आपका राइट आंसर होगा स्वीटी बोरा। जो भी दोस्त स्वीटी बोरा आंसर मारे होंगे अपने शिफ्ट में, उनका राइट आंसर है। दूसरा नाम भी आप ध्यान रखिएगा, नीतू घंघास। अगला प्रश्न आया था, देख लेते हैं 65 नंबर। 2025 में जेंडर गैप इंडेक्स में प्रथम स्थान किस देश ने प्राप्त किया? आपके ऑप्शन थे फिनलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड, न्यूजीलैंड। इसका राइट आंसर होगा आइसलैंड। आइसलैंड जेंडर गैप इंडेक्स में प्रथम स्थान प्राप्त किया। थोड़ा इस बारे में देख लेते हैं डिस्क्रिप्शन। फर्स्ट प्लेस आइसलैंड, जो लगातार 16वें साल से प्रथम स्थान प्राप्त किया। तो ये लाइन ध्यान रखिएगा, लगातार 16वें साल से। ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। अच्छा, भारत की स्थिति की बात करें तो 148 देशों में भारत 131 स्थान पर रहा है, और भारत का जो स्कोर है 64.1% है। यह स्कोर ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे शिफ्ट में इंडेक्स में स्कोर पूछा जा रहा है। तो आप ध्यान रखिएगा कितना स्कोर भारत ने प्राप्त किया है, 64.1%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके एग्जाम में आया था। जून 2025 में किसी देश ने 3 लाख से अधिक प्रतिभागियों के साथ एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया। यह रिकॉर्ड किस देश में हुआ? देखिए, मोटा मोटा क्वेश्चन ये कह रहा है कि जून 2025 में एक देश में 3 लाख से अधिक लोगों ने किसी पार्टी में लोगों ने भाग लिया होगा। ठीक है, 3 लाख से अधिक, और ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में रिकॉर्ड हो गया है। ये किस देश में ऐसा हुआ है? तो देखते हैं। जून 2025 में भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में 3 लाख से अधिक प्रतिभागियों के साथ एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित हुआ। यह रिकॉर्ड विशाखापत्तनम में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सबसे बड़े योग सत्र के लिए बनाया गया। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि ये रिकॉर्ड किस अवसर पर बनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर बनाया गया। ठीक है, देखिए दोस्त, मैं जितना भी ग्रुप डी का एग्जाम होगा उन सबका करंट अफेयर्स मैं लाते रहूंगा एक साथ 1.5-2 घंटे का वीडियो बना करके, और वो जिनका भी आगे शिफ्ट में एग्जाम होगा, आगे डेट में एग्जाम होगा, वो दोस्त इस वीडियो को देख लेंगे, और ये पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर डल जाएगा। उस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। और इससे एग्जाम से पहले इस करंट अफेयर्स को पढ़ के जाइएगा, आपको बहुत फायदे होंगे दोस्त। एक्चुअली में मैं पूरा डिस्क्रिप्शन आपको करा दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन से 3-4 क्वेश्चन आपके निकल सकते हैं। ठीक है, और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, 2025 में प्रित्जर आर्किटेक्चर प्राइज, जिसे प्रित्जर पुरस्कार कहते हैं, और वास्तुकला के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है, किसे मिला है? तो दोस्त 4 मार्च 2025 को घोषित किया गया कि इस वर्ष का प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार लियू जियाकुन, जो चीन के रहने वाले हैं, उन्हें प्रदान किया गया। चलिए थोड़ा और देख लेते हैं। यह पुरस्कार वास्तुकला के क्षेत्र में शीर्ष अंतर्राष्ट्रीय सम्मान माना जाता है, मतलब वास्तुकला के क्षेत्र में इसे सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं।
5 जून 2025 को मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस का मुख्य थीम क्या था? देखिए दोस्त, जितने भी करंट पूछ रहे हैं ग्रुप डी में वो 99% 2025 का करंट पूछ रहा है। 99% करंट का पूछ रहा है 25। अगर आप 25 का करंट पढ़ के जाते हैं तो आपका करंट हो जाएगा। बस ध्यान रखिएगा, करंट को थोड़ा डीपली पढ़ के जाइएगा दोस्त, क्योंकि करंट 20 आ रहे हैं, 20 में आपके 10 करंट तो आ रहे हैं जो आप मार दीजिएगा। अगर करंट पढ़ के, अगर वास्तविक में पढ़ने वाले बच्चे हैं तो आप 10 करंट आराम से मार दीजिएगा। बच्चा 10 करंट, 5 गो मॉडरेट करंट है तो थोड़ा डीप पूछ रहा है, 5 गो करंट काफी डीप पूछ रहा है। जो मैं एक दो क्वेश्चन का एग्जांपल आएगा तो मैं बताऊंगा कि देखिए ये क्वेश्चन डीप है, जो लगभग नाक के बराबर बनता है किसी बच्चे से, ठीक है। लेकिन आप थोड़ा डीप पढ़ जाइएगा तो आप 15 प्लस करंट मार सकते हैं अगर डीप पढ़ के गए तो, ठीक है। और अगर इस वीडियो को देख कर जाइएगा और आने वाले जितने मेरे मैराथन के वीडियो हैं, करंट अफेयर्स के और साइंस का भी वीडियो एक डल गया है, आप उसे जाकर देख लीजिए। आप जितने भी साइंस आएंगे ग्रुप डी का सारा उसमें पढ़ाया हुआ है, तो आप उसमें क्या क्या देखिएगा कि इससे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिल रहे हैं और क्वेश्चन रिपीट करेगा। 2025 का पूछ रहा है तो 2025 से रिपीट करेगा ही करेगा, ठीक है। चलिए देखिए, प्रश्न है जून 2025 में मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस का थीम क्या था? तो देखते हैं, 5 जून 2025 को विश्व पर्यावरण दिवस का मुख्य थीम था प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना। एक लाइन है, प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना, और ये आपके ऑप्शन में था, ये थीम था उसका। इस वर्ष का आयोजन, आप ध्यान रहे कि विश्व पर्यावरण दिवस जो है ये इसका आयोजन कहाँ हुआ? तो इस वर्ष का आयोजन कोरिया गणराज्य में हुआ। कहाँ? कोरिया गणराज्य में। और इसका उद्देश्य प्लास्टिक प्रदूषण के समाधान के लिए वैश्विक प्रतिबद्धता और कार्रवाई को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य था। अर्थात प्लास्टिक के जो प्रदूषण है उसके समाधान पर ये पूरा आयोजन किया गया था इस दिवस का। मुख्य थीम आप जान गए, मेजबान देश कोरिया गणराज्य था, उद्देश्य आप अभी हम लोग देख लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्त, ऑस्ट्रेलियाई ओपन से बहुत क्वेश्चन पूछा, ध्यान रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया ओपन से पूछ लिया। आने वाले शिफ्ट में 3 और जो ग्रैंड स्लैम है, विंबलडन है, यूएस ओपन है और फ्रेंच ओपन है, इन तीनों से भर भर के क्वेश्चन पूछेगा। ध्यान रखिएगा, हारने वाला और हराने वाला था, जीतने वाला और हारने वाला दोनों का नाम ध्यान रखिएगा, दोनों के देश का नाम ध्यान रखिएगा, महिला और पुरुष दोनों में ध्यान रखिएगा, क्योंकि हराने वाला और हारने वाला दोनों पूछा है और किस देश से बिलोंग करते भी पूछा है, ठीक है। आप इसको डीप पढ़ जाइएगा, जितने भी ग्रैंड स्लैम हैं, 4 ग्रैंड स्लैम है ना, उसे डीप से पढ़ जाइएगा। चलिए देखते हैं, ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2025 के महिला एकल फाइनल में मैडिसन कीज ने किस प्रतिद्वंदी को हराया? देखिए क्वेश्चन पूछ दिया ना, किस प्रतिद्वंदी को हराया, जीतने वाले का नाम दे दिया, अब पूछा किसने किसे हराया। तो मैडिसन कीज ने ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2025 के फाइनल में आर्या सवालेंका को हराया, ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए देख लेते हैं ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 के, अब वो तो महिला एकल थी कि मैडिसन कीज ने हराया आर्या सवालेंका को महिला। अब देखते हैं पुरुष की, तो ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 के पुरुष एकल फाइनल में जैनिक सिनर ने जर्मनी के अलेक्जेंडर जेवरेव को हराकर खिताब जीता। यह जैनिक सिनर का तीसरा ग्रैंड स्लैम था। महिला वाला आ चुका है, पुरुष वाला भी आ चुका है मेरे दोस्त, फिर भी आ सकता है पुरुष वाला, तो ध्यान रखिएगा। पुरुष में जैनिक सिनर जीता है जर्मनी के अलेक्जेंडर जेवरेव को हरा करके, और जो जैनिक सिनर ने जीता है इनका तीसरा ग्रैंड स्लैम पूछेगा। जैनिक सिनर का ये ग्रैंड स्लैम कौआ है तो तीसरा ग्रैंड स्लैम है। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय स्टेट बैंक की 2024 की रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024 में, फाइनेंशियल ईयर 2024 में भारत की शहरी गरीबी दर कितनी थी? देखिए ये क्वेश्चन जो है, अंतिम जो 5 क्वेश्चन जो वास्तविकता में जो काफी टफ हैं, जो ना बनने वाले हैं, ये सारे क्वेश्चन हैं। अब ये पूछा आपसे क्या है, आप खुद सोचो ना। 2024 के रिपोर्ट आया था, उसमें वित्तीय वर्ष 2024 में, फाइनेंशियल 2024 में भारत की शहरी गरीबी दर कितनी थी? इसका राइट आंसर होगा
9%। आप इस क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, अगर ये क्वेश्चन रिपीट होता है तो आप उसे आंसर लगा सकते हैं। बाद बाकी ये सारे क्वेश्चन ना भी बने तो मान लीजिए कि ये क्वेश्चन छोड़ने के लिए आए थे। नेक्स्ट प्रश्न है 2024-25 में आजीवन अर्जुन अवार्ड में पैरा तैराकी के क्षेत्र में किससे सम्मानित किया गया? देखिए दोस्त, 32 लोगों को रेगुलर कैटेगरी में और 2 लोगों को लाइफ टाइम कैटेगरी में अर्जुन पुरस्कार मिला है। और जो लाइफ टाइम कैटेगरी में अर्जुन पुरस्कार मिला है उसमें से एक पैरा तैराकी क्षेत्र से संबंधित, मतलब पैरा तैराकी खेल से संबंधित है, उनका नाम क्या है? तो पहले देख लेते हैं कि वो दोनों लोग कौन कौन हैं। देखिए, उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम कैटेगरी में सुच्चा सिंह को, जो एक एथलीट हैं, और मुरलीकांत राजाराम पेटकर जो एक पैरा तैराकी है, उनको 2 लोगों को, सुच्चा सिंह को और राजाराम पेटकर को, मुरलीकांत राजाराम पेटकर को यह पुरस्कार मिला है लाइफ टाइम कैटेगरी में। क्वेश्चन पूछा पैरा तैराकी में किसे मिला है, इसका आंसर हो जाएगा मुरलीकांत राजाराम पेटकर। ठीक है, इसका अगले आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम कैटेगरी में एथलीट में किसे मिला है, तो आंसर होगा सुच्चा सिंह। समझ गए? चलिए, नेक्स्ट प्रश्न आया था अर्जुन पुरस्कार से ही, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा अर्जुन पुरस्कार से। आने वाले शिफ्ट में जब अर्जुन पुरस्कार का क्वेश्चन पूछना बंद करेगा तो ध्यान रखिएगा पद्म पुरस्कार से पूछेगा। जितने पद्म पुरस्कार मिले हैं, जितने भी खेल में पुरस्कार मिले हैं, सबसे क्वेश्चन पूछेगा, तो आप ध्यान रखिएगा। तो 24-25 में अर्जुन पुरस्कार एथलीट के क्षेत्र में किस खिलाड़ी को मिला? देखिए, ये लाइफ टाइम कैटेगरी में नहीं पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा, लाइफ टाइम कैटेगरी में नहीं पूछ रहा है। कह रहा अर्जुन पुरस्कार जो 32 लोग को मिला है उसमें से एथलीट के क्षेत्र में किससे मिला है? देखिए, 24-25 में अर्जुन पुरस्कार एथलीट के क्षेत्र में ज्योति याराजी और अन्नू रानी, 2 लोगों को यह पुरस्कार मिला है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन में ज्योति याराजी रह सकता है या अन्नू रानी रह सकता है, दोनों को एथलीट के क्षेत्र में अर्जुन अवार्ड मिला है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न 73 नंबर, 22 मई 2025 को चागोस द्वीप समूह के भविष्य के संबंध में किन 2 देशों ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किया? मतलब एक चागोस द्वीप समूह है, ठीक है, उसके भविष्य के संबंध में, हो सकता है कि उस पे फ्यूचर में अपना जो भी वो लोग काम करेंगे उसके संबंध में 2 देशों ने हस्ताक्षर किया है। वो देश कौन कौन है? तो देखिए, देख लेते हैं। 22 मई 2025 को यूनाइटेड किंगडम, जिसे कहते हैं यूके, हम ब्रिटेन कह सकते हैं, और मॉरिशस गणराज्य ने चागोस द्वीप समूह के भविष्य के संबंध में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के तहत यूके ने चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता मॉरिशस को दे दी है। अर्थात हम कहें तो चागोस द्वीप समूह पर अधिकार यूके का था, फिर ये मॉरिशस को सौंप दिया। समझ गए? चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, जून 2025 में किस केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा के लिए नेवा राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन, नेशनल ई विधान एप्लीकेशन लॉन्च किया गया? तो देख लेते हैं। जून 2025 में केंद्रीय राज्य मंत्री एल मुरुगन ने पुदुचेरी विधानसभा के लिए नेवा नेशनल ई विधान एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म का औपचारिक उद्घाटन किया। तो क्वेश्चन कहेगा किसने लॉन्च किया? तो केंद्रीय राज्य मंत्री एल मुरुगन, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। और किस विधानसभा के लिए? तो पुदुचेरी विधानसभा के लिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय हरित मिशन के तहत किस पर्वत श्रृंखला को संरक्षण प्रदान किया गया? तो इसको देख लेते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय हरित मिशन के तहत अरावली पर्वत श्रृंखला को संरक्षण प्रदान किया गया। यह मिशन अरावली, हिमालय और पश्चिमी घाट जैसे संवेदनशील पारिस्थितिक तंत्रों को बहाल करने के लिए केंद्रित है। देखिए दोस्त, आपके जितने भी 5 तारीख के फर्स्ट चरण में पेपर थे, समझिए कि 27 नवंबर से लेकर के
5 दिसंबर तक बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो रिपीट कर गए हैं या फिर जो प्रश्न आए हैं उनके आसपास से क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनके डिस्क्रिप्शन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, इन क्वेश्चनों को किसी हाल में पढ़ के ही जाना है। मैं इन क्वेश्चनों को एक साथ आपको दे रहा हूं। साइंस का भी जितने भी साइंस आ गए हैं उन सारे साइंस को एक साथ कलेक्ट करके आपको पीडीएफ के फॉर्म में और वीडियो के फॉर्म में डाला जा रहा है। और शिक्षा साथी चैनल आपके लिए हमेशा तत्पर है। आप टेलीग्राम पर जाकर इस वीडियो को लोड कर लीजिएगा और इस वीडियो को आप 1.5 गुना स्पीड पे आप जहां रहिएगा बस कान में बड्स लगा करके आप ये सुनते रहिए, देखते रहिए, ताकि एग्जाम में आए तो डायरेक्ट आप इसका आंसर लगा सकें। और हाँ, ये जितने भी ऑप्शन हैं और क्वेश्चन और आंसर है तो 100% सही है। आपका एक भी क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं है, ठीक है, ये हमारा वादा है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न आपके एग्जाम में आया था, विक्रम 3201 माइक्रो प्रोसेसर कितने बीट का है? तो देखिए दोस्त, ऑप्शन आपका था 8 बीट, 16 बीट, 32 बीट और 64 बीट। तो देख लेते हैं इसके बारे में। विक्रम 3201 एक 32 बीट का माइक्रो प्रोसेसर है। इसे इसरो द्वारा विकसित किया गया। ये पूरी तरह से स्वदेशी है। क्या था? ये पूरी तरीके से स्मॉल स्वदेशी है, ठीक है। और यह अंतरिक्ष मिशनों के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला भारत का पहला पूरी तरह से स्वदेशी 32 बीट का माइक्रो प्रोसेसर है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न। मई 2025 में भारत की पहली विस्टाडोम जंगली सफारी ट्रेन किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? तो देखिए दोस्त, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने भारतीय रेलवे के सहयोग से भारत की पहली विस्टाडोम जंगली सफारी ट्रेन शुरू की। तो किस राज्य ने शुरू की? उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न आपके एग्जाम में आया था, भारत के पहले 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन केंद्रों का उद्घाटन कहां किया गया? तो दोस्त, भारत के पहले 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन केंद्रों का उद्घाटन नोएडा और बेंगलुरु में किया गया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इन केंद्रों का उद्घाटन किया। ध्यान रखिएगा, आपके ऑप्शन में बेंगलुरु था। तो हो सकता है कि कल को आपके एग्जाम में आएगा कि नोएडा और बेंगलुरु में अश्विनी वैष्णव द्वारा किस चिप केंद्रों को उद्घाटन किया गया? तो 3 नैनोमीटर चिप केंद्रों को उद्घाटन किया गया। क्वेश्चन उलट के भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अनुसार नवंबर 2024 से फरवरी 2025 की अवधि में भारत में कुल कितने भूकंप दर्ज किए गए? देखिए, ऐसा प्रश्न, ये सब प्रश्न जो है ना, ये काफी टफ लेवल के प्रश्न हैं। जो समझिए कि ये 5 वैसे 20 में से ऐसे 5 प्रश्न आ रहे हैं जो काफी टफ हैं, जो 5 में से बहुत अच्छा करंट पढ़ने के बाद कोई 2-3 मार सकता है, ठीक है। तो यही सारे ऑप्शन आ रहे हैं, यही सब प्रश्न आ रहे हैं जो आपको छोड़ने के लिए आ रहे हैं। और इसमें से 1-2 को जो बच्चा मार दिया, समझो कि वो उसमें खेल गया, ठीक है। ऑप्शन था 100, 159, 200 और 250। इसलिए मैं कह रहा हूं कि 10 तो आ रहे हैं, जब मार दीजिएगा। 5 मॉडरेट है। ये तो जो मॉडरेट 5 के 5 करंट मार रहा है उसका तो जॉब होना ही होना है, क्योंकि यही मेरिट बनाएगा। और जो है ना, ये आपको टॉपर बनाएगा। जो 5 अंतिम काफी टफ ऐसे करंट आ रहे हैं, ठीक है। ये समझिए कि बहुत टफ करंट है मेरे दोस्त। देखने में हमको लग रहा है आसान है कि हाँ देख लिए, पढ़ लिए और मार दिए, एनालिसिस देख चुके हैं, फिर दोबारा इसको देख रहे हैं, मार दिए। लेकिन वास्तविकता में ये सब प्रश्न जो है ना काफी टफ हैं। अब कौन जानता है कि 2024 से लेकर के 2025 में फरवरी तक कितने भूकंप आ गए भारत में। ये सब डेटा जो है काफी बदलते रहते हैं ना, तो काफी टफ डेटा होते हैं ये सब। और एग्जैक्ट डेटा देना है इसको आपको। देखिए, कुल होगा 159। नवंबर 2024 से फरवरी 2025 तक कुल 159 भूकंप दर्ज किए गए हैं, ठीक है। इसकी संख्या मंथ के अनुसार बढ़ते घटते रहेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बस ध्यान रखिएगा और एक सरसरी नजर से देख कर निकल जाइए। 159 भूकंप दर्ज किए गए। इनमें सबसे हालिया भूकंप 17 फरवरी 2025 को दिल्ली में
4 तीव्रता से 4.0 तीव्रता से दर्ज किया गया। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि 17 फरवरी 2025 को दिल्ली में कितनी तीव्रता से भूकंप आया था, तो 4.0 की तीव्रता से भूकंप आया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। मई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF द्वारा अनुमानित भारत की जीडीपी वृद्धि दर क्या थी? देखिए दोस्त, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा कि 2025-26 में भारत की अर्थव्यवस्था 6.6% की दर से बढ़ने का अनुमान है, अर्थात भारत की जीडीपी 6.6 की दर से बढ़ेगी। इसका राइट आंसर होगा 6.6। अगला प्रश्न है, किस योजना के तहत शहरों में लगभग 89 लाख घर बनाए गए? तो ये सबको जानता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना अर्थात प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत लगभग 89 लाख घर बनाए गए हैं। यह योजना भारत में शहरी गरीबों के लिए किफायती आवास उपलब्ध कराने पर केंद्रित है। नेक्स्ट प्रश्न है 82 नंबर। हाल ही में राजस्थान में फूड एवं मिल्क की फैक्ट्री पर छापा किस मंत्री ने मारा? देखिए, जो फूड एवं मिल्क की फैक्ट्री थी उस पे मंत्री द्वारा छापा मारा गया, उस मंत्री का नाम पूछा है। तो देखिए दोस्त, राजस्थान के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने नवंबर 2025 में मिल्क एंड फूड प्रोसेसिंग फैक्ट्री पर अचानक छापा मारा है, तो उसका नाम है किरोड़ी लाल मीणा। क्वेश्चन घुमा कैसे पूछ सकता है कि राजस्थान के किरोड़ी लाल मीणा किस फैक्ट्री पर छापा मारे थे, तो उसका राइट आंसर होगा फूड एंड मिल्क मैन्युफैक्चरिंग की फैक्ट्री पर। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु का नया पंबन ब्रिज किस प्रकार का ब्रिज बनाया गया? देखिए, तमिलनाडु का जो नया पंबन ब्रिज बना है ये किस प्रकार का ब्रिज है? ऑप्शन था सस्पेंशन ब्रिज, केबल सट्टे ब्रिज, वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज और बीम ब्रिज। तो देख लेते हैं। तमिलनाडु का नया पंबन ब्रिज एक वर्टिकल ब्रिज है जिसका उद्घाटन अप्रैल 2025 में हुआ था। यह एशिया का पहला ऐसा रेल पुल है जो समुद्र के ऊपर बना है और ऊपर उठ सकता है। यह ब्रिज मंडपम को रामेश्वरम से जोड़ता है। डेट पॉइंट नोटेड। यह ब्रिज जो है मंडपम को रामेश्वरम से जोड़ता है और इसमें बड़े जहाजों को गुजरने के लिए 17 मीटर तक ऊपर उठने वाला एक हिस्सा है। जहाजों को गुजरने के लिए 17 मीटर, कितना मीटर? 17 मीटर तक उठने वाला एक हिस्सा है। ये पॉइंट नोट करिए, आपके आने वाले शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के लोकपाल ने प्रतिवर्ष किस तिथि को लोकपाल दिवस मनाने का निर्णय लिया है? आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। भारत के प्रथम लोकपाल कौन थे और भारत के वर्तमान लोकपाल कौन है? तब तक हम लोग देखते हैं आगे। ऑप्शन था 16 जनवरी, 15 जनवरी, 14 मार्च और 18 दिसंबर। तो दोस्त आपको मैं बता दूं कि इसका राइट आंसर है 16 जनवरी को लोकपाल दिवस मनाने की घोषणा हुई है। और मैं अपने पार्ट 1 के वीडियो में बताया हूं कि प्रथम लोकपाल कौन थे और वर्तमान में लोकपाल कौन है, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए, तब तक मैं आगे बढ़ता हूं। मार्च 2025 में किस व्यक्ति ने सेबी के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2 बार रिपीट कर चुका क्वेश्चन, देख लेते हैं। तुहिंत कांत पांडे ने 1 मार्च 2025 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है। उन्होंने माधुरी पुरी बुच का स्थान लिया है जिनका कार्यकाल 28 फरवरी 2025 तक है। क्वेश्चन पूछा है मार्च 2025 में किस व्यक्ति ने सेबी का अध्यक्ष बना है? तो इसका आंसर होगा तुहिंत कांत पांडे। आने वाले समय में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है किसका स्थान लिए हैं, तो माधुरी पुरी बुच का स्थान लिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, वर्ष 2023 में पारित नारी शक्ति वंदना अधिनियम, ये क्वेश्चन एनटीपीसी में काफी पूछा था,
बहुत बार, करीब 4 से 5 बार तो ये रिपीट कर ही चुका होगा ये क्वेश्चन। नारी शक्ति वंदना योजना, ये क्वेश्चन दिल्ली का ये था ना, तो बहुत रिपीट किया था। देख लेते हैं इसके बारे में। नारी शक्ति वंदना अधिनियम निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम से संबंधित है? तो देखिए दोस्त, 106वां संविधान संशोधन अधिनियम 2023 से संबंधित है। थोड़ा इसके बारे में और डीप जान लेते हैं। तो नारी शक्ति वंदना अधिनियम 2023 को औपचारिक रूप से 106वां संविधान संशोधन अधिनियम 2023 कहा जाता है। इस संशोधन के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान है। तो आपके आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि नारी शक्ति वंदना योजना वंदना अधिनियम का उद्देश्य क्या है? तो लोकसभा और राज्य विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण देना, ताकि राजनीतिक भागीदारी में महिलाओं की भी सहभागिता बढ़े। नेक्स्ट प्रश्न है, जून 2025 में किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी वन संवर्धन योजना शुरू की? तो दोस्त ऑप्शन आया था हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़ और मध्य प्रदेश। तो मैं आपको बता दूं कि राजीव गांधी वन संवर्धन योजना हिमाचल प्रदेश में शुरू की गई है। इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश की एक पहल है जिससे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, ध्यान रहे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू। अभी मुख्यमंत्री और राज्यपाल से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, नियुक्ति से क्वेश्चन भर भर के आ रहा है। तो आने वाले शिफ्टों में आप मुख्यमंत्री और राज्यपाल याद रखिएगा, तो किससे क्वेश्चन आएगा। इस योजना का उद्देश्य बंजर भूमि पर फलदार पौधे लगाना और सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देना। तो ध्यान रहे, इसका उद्देश्य भी आपको ध्यान रहेगा, बंजर भूमि पर फलदार पौधे लगाना और सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जून 2025 में आमिर खान की कौन सी फिल्म रिलीज हुई? तो दोस्त जून 2025 में आमिर खान की फिल्म सितारे जमीन पर रिलीज हुई, जो यह 20 जून 2025 को सिनेमा घरों में लगी थी। अब क्वेश्चन ये पूछ चुका है सितारे जमीन पर फिल्म के बारे में, तो हम लोगों को इसके निर्देशक के बारे में जानना जरूरी है। तो इसके डायरेक्टर हैं RS प्रसन्ना। कौन है? RS प्रसन्ना। और यह स्पेनिश फिल्म कैपियोनेस का रीमेक है। मतलब जो स्पेनिश फिल्म कैपियोनेस है, इसी पर ये सेम टू सेम डिट्टो फिल्म बना दिया गया है हिंदी में, भारत में। ठीक है, चलिए, तो कल को ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि डायरेक्टर कौन था, मार दीजिएगा। और किस फिल्म का ये रीमेक है? तो कैपियोनेस, ये एक स्पेनिश फिल्म है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न आपके एग्जाम में आया था, 2026 में NHL विंटर क्लासिक गेम कहां आयोजित किया जाएगा? तो देखिए दोस्त, 2026 में NHL विंटर क्लासिक गेम मियामी फ्लोरिडा में लोन डिपो पार्क में आयोजित किया जाएगा। यह फ्लोरिडा में होने वाला पहला आउटडोर NHL गेम होगा, जिसमें फ्लोरिडा पैंथर्स और न्यूयॉर्क रेंजर्स के बीच मुकाबला होगा। तो क्वेश्चन ये आपसे पूछेगा कि इस गेम में किसके बीच मुकाबला होगा? तो फ्लोरिडा पैंथर्स और न्यूयॉर्क रेंजर्स। ये क्वेश्चन थोड़ा डीप वाले क्वेश्चन है, ऐसे हम लोग गेम बहुत कम पढ़ते हैं, लगता है इंपॉर्टेंट नहीं है, देखिए पूछ दिया। तो ये ऐसे क्वेश्चन थोड़ा टफ लेवल के बन जा रहे हैं, जो 5-6 एक्स्ट्रा क्वेश्चन टफ लेवल के आ रहे हैं। ठीक है, तो लगता है करंट बहुत टफ आ रहा है, वास्तविकता में करंट टफ आ रहा है, बस आप डीप पढ़ के जाइए। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, जनवरी 2025 में विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक कहां आयोजित की गई? तो आप इसके बारे में बहुत सारा पढ़े होंगे, और ये हमेशा स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित होती है। यह 55वीं बैठक थी जो पारंपरिक रूप से दावोस में होती है। तो ध्यान रखिएगा, जनवरी 2025 में WEF की बैठक हुई है दावोस स्विट्जरलैंड में, और कौन बैठक है? 55वीं। इस पॉइंट पे ध्यान रखिएगा। देखिए, जो मैं
अपने हाथ से जिस पॉइंट को ऐसे घेर रहा हूं ना, ऐसा लगा रहा हूं, इसका मतलब वो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और उस पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन वहां से बनेंगे। ठीक है, चलिए अगला है, डेनमार्क ने एनर्जी चार्टर ट्रीटी से बाहर निकलने वाला कितने नंबर का देश बन गया है? तो देखिए दोस्त, 7वां ऑप्शन था, 8वां ऑप्शन था, 5वां ऑप्शन था, 10वां ऑप्शन था। थोड़ा इस बारे में देख लेते हैं। डेनमार्क एनर्जी चार्टर ट्रीटी से बाहर निकलने वाला 8वां देश था जिसने 13 अप्रैल 2023 को आधिकारिक तौर पर वापसी की घोषणा की। ध्यान रहे, डेनमार्क के बाद यूनाइटेड किंगडम ने भी इस संधि से बाहर निकलने की सूचना दे दी है कि मैं भी इस संधि से बाहर निकलना चाहता हूं। तो कल को ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि एनर्जी चार्टर ट्रीटी में डेनमार्क के बाद कौन सा देश उस संधि से बाहर निकलना चाहता है? तो यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट प्रश्न आपके एग्जाम में आया, सुच्चा सिंह को खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कौन सा पुरस्कार मिला? आ गया ना क्वेश्चन ही में बोला था ना कि 2 लोग को लाइफ टाइम कैटेगरी में मिला था, एक सुच्चा सिंह को और दूसरा मुरलीकांत पेटकर को। तो मुरलीकांत पेटकर पूछ चुका था, पैरा तैराकी में थे और बस सुच्चा सिंह पूछना बचा था। देखिए सुच्चा सिंह पूछ दिया। तो आप ध्यान रखिएगा, मुरलीकांत पेटकर और सुच्चा सिंह को राष्ट्रीय खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन अवार्ड दिया गया लाइफ टाइम कैटेगरी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? क्या? अर्जुन पुरस्कार, वो भी लाइफ टाइम कैटेगरी में। ठीक है, चलिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए कि अर्जुन पुरस्कार रेगुलर कैटेगरी में कितने लोगों को मिला, जल्दी से। और एथलीट में किन किन को मिला, ऊपर हम पढ़ाए हैं, आप तब तक कमेंट कीजिए, तब तक हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के नियमानुसार बचत खाता खोलने तथा स्वायत्त रूप से संचालित करने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? मतलब आरबीआई कहता है कि आपको अगर खाता खुलवाना है, सेविंग अकाउंट खुलवाना है अपने नाम पर और खुद ही चलाना है, तो आपको न्यूनतम उम्र 10 वर्ष होनी चाहिए। 10 वर्ष से अगर कम है तो आप जो है इसमें अकाउंट नहीं खुला सकते। मतलब 10 वर्ष से अधिक आपकी उम्र होनी चाहिए, तब आप बैंक में अकाउंट खुलवा सकते हैं, वरना 10 वर्ष अगर कम है तो माता पिता के खाता के साथ आपको अटैच करके खाता खुलवाया जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर होगा 10 वर्ष। अगला प्रश्न 95 नंबर है, द वर्ल्ड रोइंग चैंपियनशिप 2025 की 53वीं संस्करण 21 से 28 सितंबर 2025 तक कहां आयोजित की गई? देख लेते इसके बारे में। 2025 में विश्व रोइंग चैंपियनशिप 21 सितंबर से 28 सितंबर तक संघाई, चीन में आयोजित की गई। यह आयोजन संघाई के डियानशान झील पर संघाई जल क्रीड़ा केंद्र में हुआ, जो कि 53वें संस्करण का मेजबान था। ध्यान रखिएगा कि पूछा है कहां हुआ, पूछेगा कौन संस्करण है, तो 53वां। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके एग्जाम में आया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2025 में जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट के शुभारंभ के अवसर पर जीनोम इंडिया डेटा का विमोचन किस दिन किया? ऑप्शन था 5 जनवरी, 9 जनवरी 2025, 15 जनवरी 2025 और 25 जनवरी 2025। देखिए दोस्त, मैं आपको बता दूं कि नरेंद्र मोदी ने जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट के शुभारंभ के अवसर पर जीनोम इंडिया डेटा 9 जनवरी 2025 को विमोचित किया था। इसका राइट आंसर होगा बी। अगला प्रश्न है, 2025 में किस पैरा ओलंपिक खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार दिया गया? देखिए अर्जुन पुरस्कार से इतना भर क्वेश्चन है कि आप कहिए मत, इसलिए अर्जुन पुरस्कार आप पढ़ के जाइएगा, क्वेश्चन रिपीट करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो किस पैरा ओलंपिक खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन में था सुमित अंतिल, देवेंद्र झांझड़िया, नवदीप सिंह और प्रमोद भगत। तो इसका आंसर होगा नवदीप सिंह ऑप्शन के अनुसार। वैसे बहुत लोग हैं जिन्हें अर्जुन पुरस्कार मिला है और पैरा ओलंपिक खिलाड़ी हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं।
2025 में कई पैरा ओलंपिक खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार सम्मानित किया गया है, जिसमें प्रमुख है पैरा तीरंदाज राकेश कुमार। देखिए मैं ये क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन में क्यों करा रहा हूं, पैरा ओलंपिक खिलाड़ी नवदीप सिंह के बारे में पूछ लिया, तो पैरा ओलंपिक खिलाड़ी और लोग भी हैं जिनके बारे में पूछ सकता है, तो मैं और लोग का नाम लाया हूं। पैरा तीरंदाज राकेश कुमार, ये भी इन्हें भी मिला है अर्जुन पुरस्कार। पैरा जूडो खिलाड़ी कपिल परमार, इन्हें मिला अर्जुन पुरस्कार। इनके अलावा मैं बात करूं तो पैरा एथलीट अजीत सिंह यादव, इन्हें भी मिला है, आपको नाम ध्यान रखना है। और पैरा तीरंदाज मोना अग्रवाल, इन्हें भी मिला है। तो इन सबका नाम ध्यान रखिएगा और सबका खेल ध्यान रखिएगा, इन्हें अर्जुन पुरस्कार मिला है। पूछेगा ये किस खेल से संबंधित है, तो बगल में यहां पे है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, और ये पीडीएफ जो है मेरे टेलीग्राम चैनल शिक्षा साथी पर आपको मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, आप इस लिंक से जुड़ करके मेरे चैनल से मेरे ग्रुप से जुड़ जाइए और इस शिक्षा साथी टेलीग्राम चैनल पर जितने भी आने वाले एग्जाम होंगे, उन सारे एग्जाम के जितने भी एनालिसिस होंगे उसका पीडीएफ इस पे डाला जाएगा और शिक्षा साथी चैनल पर उसका एनालिसिस कराया जाएगा। आप अगर चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, बेंगलुरु में एरो इंडिया शो किस महीने में आयोजित किया गया। देखिए क्वेश्चन देखिए कितना टफ पूछा है, जान रहे हैं तो आपके लिए बहुत आसान है, लेकिन ये बहुत कम लोग जानते हैं। समझिए कि 99% लोग इसे नहीं जानते हैं, 1% लोग को पता होता है, इसलिए क्वेश्चन टफ बन जाता है। ये मंथ का नाम पूछ लिया है, ठीक है। तो बेंगलुरु में एरो इंडिया शो किस महीने में आयोजित किया गया। क्वेश्चन ये हो सकता है कि एरो इंडिया शो किस शहर में हुआ, तो हम लोग को सब याद रहता है, लेकिन किस मंथ में हुआ तो ये थोड़ा डिफिकल्ट बन जाता है। देखिए फरवरी, मार्च, अप्रैल, ऑप्शन दिया है जनवरी। तो ऑप्शन देखते हैं, थोड़ा इसको देख लेते हैं डिस्कशन बारे में कि एरो इंडिया 2025 का आयोजन 10 से 14 फरवरी 2025 तक बेंगलुरु में येलहंका एयरफोर्स स्टेशन पर किया गया। तो आपका राइट आंसर होगा फरवरी। ध्यान रहे कहां किया गया, बेंगलुरु में कहां किया गया, येलहंका एयरफोर्स स्टेशन पर किया गया। समझ गए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 3 मई 2025 को डीआरडीओ ने अपनी स्वदेशी स्ट्रेटोफेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म, जिसे सैप बोलते हैं, का पहला उड़ान परीक्षण किस राज्य में सफलतापूर्वक किया। तो देखिए डीआरडीओ ने 3 मई 2025 को अपनी स्वदेशी समताप मंडल एयरशिप प्लेटफॉर्म का पहला उड़ान परीक्षण मध्य प्रदेश के श्योपुर में सफलतापूर्वक किया। यह परीक्षण भारत की रक्षा निगरानी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए किया गया था, जिसमें एयरशिप ने लगभग 17 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ान भरी। ध्यान रहे कितना मीटर, 17 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ान भरी। चलिए अब देखते हैं 2 दिसंबर को जितने भी करंट अफेयर्स आए थे उन सभी का हम लोग एनालिसिस देखते हैं। चलिए 100 नंबर है। कर्नाटक में हाल ही में ये क्वेश्चन रिपीट हो गया दोस्त, मेरे से मिस्टेक से रिपीट हो गया है, ठीक है। हम आते हैं 101। जून 2025 में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली पाकिस्तानी महिला क्रिकेटर कौन बनी है। ऑप्शन था बिस्मा मारूफ, सन्ना मीर, सना खान, नीदा दार। आपके 4 ऑप्शन आए थे, देख लेते हैं। सना मीर ने क्रिकेट के खेल में एक और इतिहास रच दिया है, वह आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली पाकिस्तानी महिला बन गई है। आप ध्यान रखिएगा, इसका आंसर होगा सना मीर, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न आया था आपके एग्जाम में। मई 2025 में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF पुरस्कारों में मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर के रूप में किस खिलाड़ी को नामित किया गया, किस खिलाड़ी को चुना गया। ऑप्शन है गुरप्रीत सिंह संधू, सुनील छेत्री, संदेश झिंगल और सुभाषिस
बोस। तो इसका राइट आंसर होगा सुभाषिस बोस। देख लेते हैं एक बार थोड़ा सा और। देखिए ये तो सुभाषिस बोस जो थे ये मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर थे, लेकिन महिला की बात करें तो महिला वर्ग में सौम्या गुगुलोथ को वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी बनाई गई है। अगर महिला की बात करें तो आंसर होगा सौम्या गुगुलोथ। अच्छा, सर्वश्रेष्ठ कोच की बात करें कि सर्वश्रेष्ठ कोच का पुरस्कार किसे मिला है AIIF में, तो सर्वश्रेष्ठ कोच पुरुष में मिला है खालिद जमील को सर्वश्रेष्ठ पुरुष कोच मिला है। और सर्वश्रेष्ठ महिला वर्ग में बात करें, सर्वश्रेष्ठ कोच महिला वर्ग में आंसर होगा सुजाता कार को सर्वश्रेष्ठ कोच मिला है। इस सर्वश्रेष्ठ पुरुष वर्ग में पूछ चुका है तो महिला पूछ सकता है, अगर कोच पूछ सकता है तो पुरुष महिला हमने दोनों करा दिया। तो आप इन सबका नाम ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है, इसलिए आप अच्छे से प्रिपेयर हो करके जाइए। एक बात और, आपने पीछे जितना भी करंट अफेयर्स पढ़ा, लेकिन हम जो करंट अफेयर्स करा रहे हैं ये एग्जाम में आया हुआ है, और एग्जाम के साथ साथ आने के साथ साथ उसके डिस्क्रिप्शन से जितने क्वेश्चन बनेंगे कम से कम उतना तो आप कंठस्थ करके जाइए, क्योंकि उसके डिस्क्रिप्शन से क्वेश्चन आएगा। क्योंकि ये इस टॉपिक से अगर क्वेश्चन उठा लिया है तो इस टॉपिक से आने वाले समय में बहुत सारे जो क्वेश्चन और बन रहे हैं वो भी उठाएगा। इससे ऑस्ट्रेलिया ओपन पूछ चुका है। तो ग्रैंड स्लैम चारों को आप रट के जाइए, हारने वाला और जीतने वाला, ठीक है, और वो किस देश का है, ये चारों के चारों ग्रैंड स्लैम आपको डिट्टो याद होने चाहिए। वैसे ही अगर ये आपका क्वेश्चन अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ से पूछ चुका है तो आप अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ से जितने क्वेश्चन बन रहे हैं उतना आपको याद करके एग्जाम में जाना है, क्योंकि एग्जामिनर इस टॉपिक को टच कर रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन है 103 नंबर है कि 2025 में मनाए जाने वाले विश्व महासागर दिवस की थीम क्या है। देखिए अब ट्रेंड क्या हो गया है कि थीम पूछ रहा है कि 5 जून 2025 में जो पर्यावरण दिवस मनाया उसका थीम क्या है, वो किस देश में हुआ। वैसे ही अब जो है महासागर दिवस मनाया गया है जो हर साल 8 जून को मनाया जाता है, उसका थीम क्या है। तो दोस्त इसका थीम था वंडर सस्टेनिंग व्हाट सस्टेन्स अस, अर्थात इसका हिंदी में बात किया जाए तो इसका थीम होगा वह आश्चर्य जो हमें जीवित रखता है उसे बनाए रखना। ये इसका थीम था, लेकिन थीम ऑप्शन में इंग्लिश में था, इसका राइट आंसर ये होगा। अगर हिंदी की बात करो तो हिंदी में भी हमने थीम यहाँ दे दिया है, आप इसे भी ध्यान रखिएगा, हिंदी में पूछ सकता है, ठीक है। हर वर्ष 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न आया था अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में 2025 के 69वां नेशनल स्कूल गेम्स का शुभारंभ किसने किया। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर, उसकी राजधानी है, में 69 नेशनल स्कूल गेम्स का शुभारंभ किसने किया। ऑप्शन है पेमा खांडू जो मुख्यमंत्री अरुणाचल प्रदेश का है, ध्यान रखिएगा। KT मरनाइक राज्यपाल है अरुणाचल प्रदेश के, मनसुख मांडविया खेल मंत्री हैं, ये आपके ऑप्शन आए थे, और SGFI के अध्यक्ष, ये 4 ऑप्शन थे। तो दोस्त मैं आपको बता दूं कि इसका उद्घाटन किए हैं पेमा खांडू जो मुख्यमंत्री हैं अरुणाचल प्रदेश के, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न आपके एग्जाम में आया था वात्सल्य योजना किससे संबंधित है। ऑप्शन था वृद्धों की पेंशन योजना से, महिलाओं स्वरोजगार योजना से, बच्चों के संरक्षण एवं कल्याण से, मातृत्व स्वास्थ्य योजना से। तो थोड़ा सा बहुत इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं वात्सल्य योजना के बारे में। देखिए दोस्त, वात्सल्य योजना भारत सरकार के महिला एवं विकास मंत्रालय से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। अगर मंत्रालय बात पूछेगा, ये पूछा है किससे संबंधित है, किस चीज से, अगर मंत्रालय पूछेगा किस मंत्रालय संबंधित है, आंसर होगा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ध्यान रहेगा। ये क्वेश्चन आने वाला सीट में बनने वाले हैं, ये मेरी गारंटी है। चलिए, वात्सल्य योजना 2 मुख्य सरकारी योजनाओं से संबंधित है। एक बच्चों के लिए पेंशन योजना जिसे NPS वात्सल्य कहते हैं, और दूसरा बाल संरक्षण विकास से जुड़ी योजना जिसे मिशन वात्सल्य कहते हैं। और ये देखिए बच्चों के संरक्षण एवं कल्याण से, ऑप्शन में है ना सी, इसका राइट आंसर होगा बच्चों के संरक्षण एवं कल्याण से, क्योंकि संरक्षण एवं विकास से संबंधित है वात्सल्य योजना। अगर साथ कहेगा मिशन वात्सल्य किससे संबंधित है, तो संरक्षण एवं विकास से।
और बच्चों के पेंशन से कौन संबंधित है? तो एनपीएस वात्सल्य योजना। और खाली वात्सल्य पूछेगा तो या तो ऑप्शन में रह सकता है कि बच्चों के लिए पेंशन देने से या बच्चों के संरक्षण एवं विकास से, ध्यान रहेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? एनएचआरसी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन में है न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा, न्यायमूर्ति वी राम सुब्रमण्यम, ऑप्शन सी न्यायमूर्ति अनिल अग्रवाल और ऑप्शन डी है न्यायमूर्ति एच.एल. दत्तू। तो दोस्त इसका राइट आंसर होगा वी आर सुब्रमण्यम, जिसे कहते हैं वी राम सुब्रमण्यम। ऑप्शन बी वर्तमान में एनएचआरसी के वर्तमान अध्यक्ष हैं। चलिए अगला प्रश्न आया था आपके एग्जाम में, 2025 में अटल इनोवेशन मिशन के नए निर्देशक कौन बने हैं? तो दोस्त अटल इनोवेशन मिशन के नए अध्यक्ष की बात करें तो इसका आंसर होगा दीपक बगला। दीपक बगला को अटल इनोवेशन मिशन का नया निर्देशक बनाया गया है, जो जुलाई 2025 में इस पद पर ग्रहण किए हैं। तो देख लेते हैं, अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग की एक प्रमुख पहल है जिसका उद्देश्य भारत में नवाचार, स्टार्टअप, संस्कृति, उद्यमिता को बढ़ावा देना। ध्यान रखिएगा, अटल इनोवेशन मिशन से अगर एग्जामिनर क्वेश्चन टच किया है तो उसका पूछ सकता है कि उसका उद्देश्य क्या था। ध्यान रखिएगा, उद्देश्य क्या है? स्टार्टअप, संस्कृति और उद्यमिता को बढ़ाना। ध्यान रहेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके एग्जाम में आया था कि सितंबर 2025 में कर्नाटक के कांग्रेस विधायक केसी वीरेंद्र पप्पी और अन्य के पास लगभग 21 किलो सोना और चांदी की छड़ें और सोने के आभूषण जिनकी अनुमानित कीमत 24 करोड़ थी जब्त किए गए हैं। यह छापेमारी किसके द्वारा किया गया? देखिए छापेमारी से क्वेश्चन पूछा है। एक क्वेश्चन पूछा था कि जो मिल्क एवं फूड मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है उस पर किस नेता ने छापा मारा था। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि जो कर्नाटका में 23.34 करोड़ रुपए मिले हैं उस पर जो करीब 5 जो अधिकारी पर छापा मारा गया है वो किसने मारा है। फिर यहाँ क्वेश्चन पूछ दिया कि जो कर्नाटक में कांग्रेस विधायक थे केसी वीरेंद्र पप्पी और अन्य के पास 21 किलो सोना और चांदी की छड़ें मिली है और इसमें 34 करोड़ रुपए बरामद किए गए हैं, तो यह छापेमारी किसने की थी? तो देखिए दोस्त, यह छापेमारी प्रवर्तन निदेशालय अर्थात ईडी ने धन संशोधन निवारण अधिनियम के तहत की थी। अवैध सट्टेबाजी और मनी लॉन्ड्रिंग के संदेह में यहाँ पे छापेमारी हुई थी जिसमें आपको 34 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न आया था, भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने 16 जून 2025 को गृह मंत्री अमित शाह द्वारा नई दिल्ली में मुख्य रूप से आपदा प्रबंधन एवं आपातकालीन स्थितियों के समन्वय के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? तो दोस्त ऑप्शन में आया था NDMA पोर्टल, बी में था NDEM लाइट 2.0 पोर्टल, सी में था ICR-ER जिसे हम लोग कहते हैं समेकित आपातकालीन प्रतिक्रिया नियंत्रण कक्ष, इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम फॉर इमरजेंसी रिस्पांस, और इसी का उन्होंने शुभारंभ किया था। इसी का यही प्लेटफॉर्म जो है वो लॉन्च किए थे ताकि जल्द से जल्द और क्विक प्रतिक्रिया दिया जा सके। 16 जून 2025 को भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम फॉर इमरजेंसी रिस्पांस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। और किसने लॉन्च किया था? अमित शाह। तो क्वेश्चन ऐसा ही पूछ सकता है आपके एग्जाम में, इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम फॉर इमरजेंसी रिस्पांस जो पोर्टल है किसने लॉन्च किया? तो अमित शाह। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आया था, अप्रैल 2025 में पेरिस मैराथन में महिलाओं की स्पर्धा किसने जीती है? तो दोस्त आपको बता दें कि पेरिस मैराथन 2025 का आयोजन 13 अप्रैल 2025 को हुआ था, जिसमें इथियोपिया की बेदातू हिरपा ने महिलाओं की एथलीट स्पर्धा में जीत हासिल की है। और पुरुष की बात करें तो पुरुष केन्या के बेनार्ड बिवॉट ने जीत हासिल की है। ध्यान रखें, महिला पूछ चुका है तो आपके एग्जाम में
पुरुष पूछने के ज़्यादा चांसेज है, तो केन्या के बेनार्ड बिवॉट आप नाम ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आया था राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस की, देखिए फिर थीम पूछ दिया। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस की थीम क्या थी, जो हर साल भारत में 1 जुलाई को मनाया जाता है? तो देखते हैं, इसका आंसर होगा मुखौटे के पीछे चिकित्सकों का उपचार कौन करता है। ये आपका थीम था और सेम टू सेम डिट्टो यही ऑप्शन था। तो आप इसका राइट आंसर मुखौटे के पीछे चिकित्सकों का उपचार कौन करता है, ये होगा, यही उसका थीम था। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस भारत में हर साल 1 जुलाई को मनाया जाता है। बिहाइंड द मास्क हु हील्स द हेलर्स। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके एग्जाम में आया था, जून 2025 में दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति कौन बने हैं? देखिए दोस्त, अंतर्राष्ट्रीय जो नियुक्तियां हैं उससे भी क्वेश्चन देखने को मिला है। तो ऑप्शन में था ली जे म्यांग, किम मुन सू, यून सुक येओल और डी में था ली जू हो। तो देखिए 3 जून 2025 को डेमोक्रेटिक पार्टी के ली जे मयूंग दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति चुने गए हैं। ऑप्शन ए, ये आपका ऑप्शन में आए थे, मैं ऑप्शन सहित आपके क्वेश्चन लेकर आया हूं ताकि आपको समझ में आए कि ऑप्शन कैसे कैसे आपके एग्जाम में आ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आया था, जनवरी 2025 में खेल और खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रतिष्ठित अर्जुन अवार्ड, फिर अर्जुन अवार्ड से क्वेश्चन आ गया, पुरस्कार एथलीट्स के क्षेत्र में किसे दिया गया? तो आपको बताए थे हम दोस्त कि एथलीट्स में किसे किसे मिला है। ठीक है, चलिए थोड़ा देख लेते हैं। हमें 4 ऑप्शन भी है, ये देखिए यहाँ पे सुश्री ज्योति यारारजी को मिला है एथलीट में, और सुश्री अन्नू रानी को एथलीट में मिला है। तो इसमें जो ऑप्शन होगा और इसका राइट आंसर होगा, देखिए ऑप्शन ए में है ज्योति यारारजी, इसका राइट आंसर ए होगा। इससे पहले हम लोग ये क्वेश्चन कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन है 2025 में कितने लोगों को कीर्ति चक्र प्रदान किया गया है? आपके एग्जाम में ऑप्शन आए थे 2, 4, 6 और 10। तो मैं आपको बता दूं कि 22 मई 2025 को रक्षा अलंकरण समारोह में कुल 6 कीर्ति चक्र पुरस्कार दिए गए। इसका राइट आंसर होगा 6। थोड़ा और इस बारे में जान लेते हैं। 6 में से 4 पुरस्कार मरणोपरांत दिया गया, अर्थात 6 कीर्ति चक्र पुरस्कार में से आपको 4 जो पुरस्कार है वो मरणोपरांत दिया गया है। और एक वीरता का पुरस्कार सौर चक्र भी है, जिसमें अगर पूछेगा कि सौर चक्र किसे दिया गया, तो 2 सौर चक्र 33 लोगों को दिया गया, जिसमें 7 को मरणोपरांत मिला है। तो ध्यान रखिएगा, कीर्ति चक्र 6 को मिला है, जिसमें 4 को मरणोपरांत मिला है। और आने वाले शिफ्ट में आपके पूछने वाला है कि सौर चक्र कितने लोगों को मिला है? तो राइट आंसर होगा 33 लोगों को मिला है। और कितने को मरणोपरांत मिला है? तो 7 को मरणोपरांत मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आया था 2025 में हार्ट लैम्प पुस्तक के लिए 2025 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज किसे दिया गया है? दोस्त एनटीपीसी में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ था, हार्ट लैम्प, क्योंकि इसे इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है और ये भारत के किसी राइटर द्वारा लिखा गया है, इसलिए ये बुक बहुत फेमस है। चलिए देखते हैं, हार्ट लैम्प पुस्तक के लिए 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार लेखिका बानू मुश्ताक को दिया गया है। यह पुरस्कार दीपा भस्ती द्वारा कन्नड़ से अनुवादित पुस्तक को मिला है। अर्थात ध्यान रखें कि हार्ट लैम्प पुस्तक जो है ना, बानू मुश्ताक लिखी है, ठीक है, और ये जो है कन्नड़ भाषा में लिखा गया पुस्तक है। और कन्नड़ भाषा का इंग्लिश में अनुवाद की है दीपा भस्ती। कौन? दीपा भस्ती। देखिए जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज है वो इंग्लिश से मिलता है, ध्यान रहे वो किसी भाषा द्वारा इंग्लिश में अनुवादित होनी चाहिए। तो इसका इंग्लिश अनुवाद कौन किया था? दीपा भस्ती। आप ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए जिसका हो गया ये। अगला प्रश्न है 2025 में किस भारतीय एथलीट ने माउंटेन वेस्ट इंडोर ट्रैक एंड फील्ड
चैंपियनशिप में महिलाओं की शॉट पुट में राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा है? ऑप्शन है नवजीत कौर ढिल्लो, कमलजीत कौर, कमलप्रीत कौर, मनप्रीत कौर, और ऑप्शन डी में है कृष्णा जयशंकर। तो मैं आपको बता दूं कि 2025 में माउंटेन वेस्ट इंडोर ट्रैक एंड फील्ड चैंपियनशिप में भारत की कृष्णा जयशंकर ने महिलाओं की इंडोर शॉट पुट में 16.03 मीटर का थ्रो कर नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड स्थापित कर दिया है। अगर ये नया रिकॉर्ड स्थापित है तो इससे पहले कौन सा रिकॉर्ड था? तो देखिए दोस्त, इससे पहले इस राष्ट्रीय इंडोर रिकॉर्ड में 15.54 मीटर का रिकॉर्ड था, जिसे 2023 में स्थापित किया गया था। कृष्णा जयशंकर की 16.03 मीटर की थ्रो ने इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। अगला प्रश्न है, ध्यान रहे ये रिकॉर्ड ध्यान रहना चाहिए, क्योंकि अगर कृष्णा जयशंकर से प्रश्न पूछा है तो कितना मीटर वो थ्रो की है ये भी आप ध्यान रहिएगा, 16.03 मीटर। अगला प्रश्न है, फरवरी 2025 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर संजय मल्होत्रा के हस्ताक्षर के साथ कौन से रुपए के नए नोट जारी किए जाने की घोषणा हुई है? मतलब आरबीआई के जो गवर्नर है संजय मल्होत्रा, उनके हस्ताक्षर के साथ कितने रुपए के नोट पर उनका हस्ताक्षर होगा और वो नोट जारी करने की घोषणा कर दी गई है? ऑप्शन था 20, 50, 100, 200। इसका राइट आंसर होगा 200 रुपए। नेक्स्ट प्रश्न है, 2025 में प्रो बनवारी लाल गौर वैद्य, जिसे हम लोग जैसे डॉक्टर बोलते हैं, डॉक्टर नीलकंठन मूस ईटी और डॉक्टर भावना पराशर को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अब जब सबके नाम में डॉक्टर और प्रोफेसर लगल है, इसका मतलब चिकित्सक पुरस्कार तो होगा, और चिकित्सा जुड़ा यही एक ही पुरस्कार है, राष्ट्रीय धन्वंतरी पुरस्कार। लेकिन ध्यान रखिएगा, डॉक्टर की उपाधि हो नहीं, वो डॉक्टरे हो जाएगा, एक उपाधि होती है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं इसका शॉर्ट तरीका बताया हूँ, ठीक है। देखिए, आयुष मंत्रालय ने प्रोफेसर बनवारी लाल गौर और डॉक्टर ईटी नीलकंठन मूस और वैद्य भावना पराशर को शैक्षणिक, पारंपरिक और आयुर्वेद के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन को मान्यता देते हुए राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार दिया है। राष्ट्रीय धन्वंतरी 2025 का पुरस्कार दिया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 19 नंबर, मत्स्य पनडुब्बी कितने मीटर की गहराई तक कार्य करने के लिए डिजाइन की गई है? ऑप्शन है 3000 मीटर, 4500 मीटर, 6000 मीटर और 11000 मीटर। तो देखिए दोस्त, मत्स्य भारत की एक स्वदेशी मानव युक्त पनडुब्बी है, जिसे डीप ओशन मिशन के तहत विकसित किया गया। ध्यान रखिएगा, किस मिशन के तहत? डीप ओशन मिशन के तहत। ये आपके एग्जाम में प्रश्न आने वाले हैं, आप ध्यान रखिएगा। इसे समुद्र की 6000 मीटर अर्थात 6 किलोमीटर गहराई तक 3 वैज्ञानिकों को ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका राइट आंसर होगा 6000 मीटर अर्थात 6 किलोमीटर। इसका उद्देश्य गहरे समुद्र में खनिज संसाधनों, जैव विविधता और वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके एग्जाम में आए थे, मई 2025 में गुमी दक्षिण कोरिया में आयोजित एशियाई एथलीट चैंपियनशिप और दोहा डायमंड लीग में 3000 मीटर स्टीपल चेज में किस भारतीय महिला एथलीट ने अपना ही राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा है? तो इसका ऑप्शन में देखिए है सुधा सिंह, ललिता बाबर, पारुल चौधरी और एक ऑप्शन डी में है कविता यादव। मैं आपको बता दूं कि मई 2025 में गुमी दक्षिण कोरिया में आयोजित एशियाई एथलीट्स चैंपियनशिप में भारतीय महिला एथलीट पारुल चौधरी ने अपना ही राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ करके 3000 मीटर स्टीपल चेज में रजत पदक जीता है। उन्होंने इतना समय निकाला है, जो इतना समय में ये पूरा की है जो दोहा डायमंड लीग में उनके पिछले रिकॉर्ड को तोड़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। पहलगाम हमले के बाद भारत द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ये सबको जानता है कि मोदी जी इसको इतना ना
फेमस कर दिए हैं पाकिस्तान को ठोकने के बाद कि ये बच्चे बच्चे के मुंह पे हो गया है कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 23 अप्रैल को हुए आतंकी हमले 23 अप्रैल को आतंकी हमला हुआ था जिसमें 26 लोगों की जानें गई थी। इस हमले के खिलाफ अपने जवाब में भारत ने पाकिस्तान के इन दोषी आतंकी ठिकानों को नष्ट करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर चलाया था। इसका राइट आंसर होगा ऑपरेशन सिंदूर। नेक्स्ट प्रश्न आपके एग्जाम में आए थे, नाटो शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? देखिए दोस्त, ऑप्शन था ब्रुसेल्स बेल्जियम, वाशिंगटन यूएसए, पेरिस फ्रांस और द हेग नीदरलैंड। तो देखिए 2025 में नाटो की बैठक द हेग नीदरलैंड में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स बेल्जियम में। ध्यान रखिएगा, नाटो का मुख्यालय है, जो 24 से 26 जून 2025 तक आयोजित की गई थी। नाटो की फुल फॉर्म की बात करें, पूरा नाम की बात करें तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका पूर्ण नाम है। इसकी स्थापना नाटो सामूहिक रक्षा संधि के तहत 1949 में हुई थी। जब इसकी स्थापना हो रही थी उसमें सदस्य देश 12 थे। अभी वर्तमान में हम नाटो की बात करें तो वर्तमान में नाटो में इसका हिंदी होता है उत्तरी अटलांटिक संधि ट्रीटी। कुल 32 देश हैं जिसमें स्वीडन 2024 में जुड़ा है और ये नया जुड़ने वाला सदस्य है। कोई दिक्कत? नेक्स्ट प्रश्न है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स खेल मंत्रालय ने जून 2025 में राष्ट्रीय शिविर में चुने गए सीनियर पुरुष और महिला हॉकी खिलाड़ियों के लिए प्रति माह कितने रुपए का आउट ऑफ पैकेज अलाउंस तय किया है? तो इसका आपका राइट आंसर होगा 25,000 प्रति माह रुपए। नेक्स्ट प्रश्न आपके एग्जाम में आया था, भारत में लोकपाल का आदर्श वाक्य क्या है? देखिए लोकपाल दिवस पूछ चुका है और भारत में लोकपाल का आदर्श वाक्य पूछ रहा है। इसका राइट आंसर होगा मां गृदः कस्य विदनम। इसका पूरा आदर्श वाक्य है। देखिए लोकपाल के अध्यक्ष न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष ने, अभी वर्तमान में कौन है? पिनाकी चंद्र घोष। मैं बोला था ना कमेंट बॉक्स में बताने के लिए, वर्तमान में कौन है? पिनाकी चंद्र घोष। पिनाकी चंद्र घोष ने शीर्ष भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल के लिए नया लोगो और आदर्श वाक्य लॉन्च किया है, जिसका हिंदी में अर्थ होता है किसी के धन का लोभ मत करो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके एग्जाम में आए थे, मार्च 2025 में भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा किस घटना के जवाब में शुरू किए? तो दोस्त ऑपरेशन ब्रह्मा जो शुरू हुआ था ना, ये म्यांमार में एक भयंकर बाढ़ आया था। उस बाढ़ में जितने भी त्रासदी आई थी, त्रासदी में म्यांमार के लोगों को बचाने के लिए ये ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया गया था। ठीक है, देख लेते हैं थोड़ा सा। ऑपरेशन ब्रह्मा 28 मार्च 2025 को शुरू किया गया था, जो 7.7 तीव्रता का भूकंप म्यांमार में, बाढ़ नहीं भूकंप आया था म्यांमार में, त्रासदी आई थी म्यांमार में आया था। इस मिशन का उद्देश्य म्यांमार में आपदा से प्रभावित लोगों की मदद करना था, जिसमें राहत सामग्री, चिकित्सा सहायता और खोज एवं बचाव दल की तैनाती शामिल थी। कोई दिक्कत? ऑपरेशन म्यांमार कहाँ चला था? म्यांमार में। किस लिए? वहां भूकंप आया था। चलिए, ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2025 में फिर पूछ दिया, पुरुष एकल फाइनल में जैविक सिनर ने किस खिलाड़ी को हराया था? देखिए मैं एक क्वेश्चन आपको कराया था डिस्क्रिप्शन में, वहां महिला के बारे में पूछ रहा था तो मैंने पुरुष करा दिया था। देखिए यहाँ पुरुष आ गया। कह रहा है कि जैनिक सिनर ने किस खिलाड़ी को हराया है? मैं ऐसे लिखवाया था, जैनिक सिनर ने जर्मनी के एलेक्जेंडर जेवरेव को हराया था और ये जैनिक सिनर का तीसरा ग्रैंड स्लैम है। लिखवाया था मैंने ना, तो पूछ दिया आपसे। देखिए पुरुष विजेता कौन है? जैनिक सिनर। बात कर रहे हैं हम ऑस्ट्रेलिया ओपन के। ठीक है, उप विजेता कौन है? अलेक्जेंडर जेवरेव जर्मनी के। महिला एकल मैडिसन क्रीज। ध्यान रखें कौन जीती है? मैडिसन क्रीज। और किसे हराई है? आर्यन सबालेंका। किसे हराई है? आर्या
सवालेंका, जो कहाँ की है, बेलारूस की। और ये मेडिसन क्रीज कहाँ की है, अमेरिका की। और जेनिक सिन्हा कहाँ का है, इटली का। और अलेक्जेंडर जेरेव कहाँ का है, जर्मनी का। चलिए अगला प्रश्न है, याला ग्लेशियर जो हाल ही में समाचारों में देखा गया था, किस देश में स्थित है? तो दोस्त ऑप्शन में थे भारत, भूटान, चाइना, नेपाल। डीटो 4 ऑप्शन थे, मैं ऑप्शन 7 आपके लाया हूं ताकि आपको मालूम चले कि ऑप्शन मिल क्या क्या रहे हैं, कैसे ऑप्शन मिल रहे हैं। तो हमारे एग्जाम में जाने के बाद कैसा ऑप्शन मिलेगा, उससे कैसे हम उसे हल कर पाएंगे। ठीक है, देख लेते हैं। याला ग्लेशियर नेपाल का लांगटांग क्षेत्र में स्थित है। इसका आंसर होगा डी। यह ग्लेशियर हिमालय क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के अध्ययन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आया था, अगस्त 2025 में भारत के स्वदेशी 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर जेट की घोषणा किसने की है? तो दोस्त आपको मैं बता दूं कि भारत के रक्षा मंत्री ने इसकी घोषणा की है कि भारत के स्वदेशी 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट बनेंगे, जिसका नाम है स्टील्थ फाइटर जेट। नेक्स्ट प्रश्न आपके एग्जाम में आया था, 2025 में भारत का आर्थिक सर्वेक्षण किसने प्रस्तुत किया? अब भैया आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत कौन करता है? वित्त मंत्री। और वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके एग्जाम में आया था, मई 2025 में लॉन्च की गई भारत की उच्च रिजोल्यूशन मौसम पूर्वानुमान प्रणाली का नाम क्या है? मतलब जो भारत का उच्च रिजोल्यूशन मौसम अनुमान प्रणाली, जो बहुत जल्दी ही मौसम का अनुमान लगाने वाली प्रणाली, उसका नाम क्या है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी में पुणे द्वारा, IITM पुणे द्वारा विकसित और IMD द्वारा अपनाई गई उच्च रिजोल्यूशन मौसम पूर्वानुमान प्रणाली का नाम भारत फोरकास्ट सिस्टम BFS है। ध्यान रहेगा, क्या आंसर होगा? भारत फोरकास्ट सिस्टम। नेक्स्ट प्रश्न आपके एग्जाम में आए थे, सितंबर 2025 में बिहार में सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई? अर्थात बिहार में सस्ती दर पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कौन सा योजना शुरू किया गया था? ऑप्शन में था प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, बिहार ग्रामीण योजना ऋण योजना, जन धन क्रेडिट मिशन, जीविका निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर राइट आंसर होगा जीविका निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। नेक्स्ट प्रश्न आपके एग्जाम में आए थे, 2025 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF द्वारा प्रकाशित ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत की रैंकिंग में कितनी गिरावट आई है? देखिए गिरावट पूछ दिया है, ये नहीं कि कितनी रैंकिंग है, ये गिरावट पूछ दिया है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप काफ़ी डीप पढ़ के एग्जाम में अपने आप ये देखिए कि पिछले साल की रैंकिंग कितनी थी, वर्तमान उनकी रैंकिंग कितनी है, रैंकिंग घटी है कि रैंकिंग बढ़ी है, इस सब पर ध्यान दीजिएगा। तो थोड़ा देखते हैं, रैंकिंग का ऑप्शन सेम ऐसे ही दिया था आपको। तो 2024 में इसकी रैंकिंग 63वीं थी, 2025 में घट करके आपका 71वीं हो गई। तो कुल 8 रैंक का भारत को नुकसान हुआ है। इसका राइट आंसर होगा 8। अगर पहले स्थान की बात कर लें तो पहले स्थान पर स्वीडन है, और दूसरे स्थान पर फिनलैंड है, और तीसरे स्थान पर डेनमार्क का नाम आता है। अगला प्रश्न आपके एग्जाम में आए थे, मार्च 2025 को आयोजित सिक्योरिंग आवर फ्यूचर कहाँ किया गया? तो दोस्त ये किया गया लंदन, यूनाइटेड किंगडम में। देखिए सिक्योरिंग आवर फ्यूचर का उद्देश्य क्या था? जो आपका यूक्रेन है, यूक्रेन को न्याय दिलाना, अस्थायी वहाँ शांति लाना, और उसके लिए समर्थन जुटाना, पूरे इंटरनेशनल समर्थन जुटाना कि रसिया जो है यूक्रेन को बेकार मार रहा है, वहाँ पे अशांति फैला रहा है। तो जितने भी देश हैं उनका समर्थन जुटाना और यूक्रेन को सिक्योर करना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, IRDAI द्वारा भारत की पहली निजी
पुनः बीमा कंपनी के रूप में किस कंपनी को मंजूरी दी गई है? तो दोस्त IRDAI भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा भारत की पहली निजी पुनः बीमा कंपनी के रूप में वैल्यूएटिक्स रीइंश्योरेंस लिमिटेड को मंजूरी दी गई है। कोई दिक्कत? जिसने GIC री के एकाधिकार को समाप्त कर दिया और बीमा बाजार में प्रतिस्पर्धा को बढ़ा दी। नेक्स्ट प्रश्न आपके एग्जाम में आया था, वर्ष 2025 में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड में और स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर किसे मिला? देखिए, लॉरियस अवार्ड में वुमेन ऑफ द ईयर पूछा है कि किस महिला को लॉरियस अवार्ड का वुमेन ऑफ द ईयर मिला है। तो देख लेते हैं, आपके ऑप्शन में था सिमोन्स बाइल्स, ईगा स्विटेक, शेफाली वर्मा, बोनामाटी। दोस्तों इसका आंसर होगा सिमोन्स बाइल्स, जिसे लॉरियस अवार्ड में वुमेन ऑफ द ईयर मिला है और ये कहाँ की थी? अमेरिका की थी और इन्होंने यह प्रतिष्ठित पुरस्कार कुल मिलाकर चौथी बार जीती है। अगला प्रश्न आपके एग्जाम में आया था कि दोहा डायमंड लीग 2025 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा स्थान हासिल किया? तो देखिए दोस्त, दोहा डायमंड लीग में 90.23 मीटर भाला फेंक करके दोहा डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है, क्योंकि पहले स्थान पर जर्मनी के जूलियन बेबर ने 91.06 मीटर थ्रो के साथ यह खिताब जीत लिया है। हालांकि नीरज चोपड़ा ने पहली बार 90 मीटर से ज़्यादा भाला फेंक करके यह अपना ही पिछला रिकॉर्ड एक तोड़ करके नया रिकॉर्ड बनाए हैं, जो 90 डिग्री से ज़्यादा भाला फेंकने का रिकॉर्ड है। आप ध्यान रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि दोहा डायमंड लीग का खिताब किसने जीता? तो जूलियन बेबर, जो जर्मनी का था, कितना भाला फेंका? 91.06 मीटर। अगर पूछेगा कि नीरज चोपड़ा ने कितना भाला फेंका तो 90.23 मीटर। ध्यान रहे, नीरज चोपड़ा का गोल्डन बॉय उपनाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके एग्जाम में आया था, तो 24 में इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे, अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस की थीम क्या है? जितने भी दिवस हाल में मनाए जा रहे हैं, जितने भी दिवस हैं, उन सब दिवस का थीम जरूर याद रह जाइएगा, क्योंकि थीम से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछ रहा है। ठीक है, 9 दिसंबर को मनाया जाता है क्या? इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे, अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस। यह इसका थीम भ्रष्टाचार के खिलाफ युवाओं के साथ एकजुट होना और कल की अखंडता को आकार देना। ध्यान रहेगा, भ्रष्टाचार के खिलाफ युवाओं को एकजुट करना और कल की अखंडता को आकार देना। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो मार्च 2025 में डोनाल्ड ट्रंप ने टफ सेशन में किसने भाग लिया? मतलब डोनाल्ड ट्रंप का जो उच्च स्तरीय बैठक था उसमें किसने भाग लिया? आपके ये 4 ऑप्शन दिए थे, ऋषि सुनक, इमैनुअल मैक्रोन, व्लादिमीर पुतिन और नरेंद्र मोदी। इसका राइट आंसर होगा इमैनुअल मैक्रोन, जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में निवेशकों के साथ होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए वेड वेरीफाइड डिजिटल UPI हैंडल किसने लॉन्च किया? ऑप्शन था RBI, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन बैंक ऑफ इंडिया, वित्त मंत्रालय, भारतीय प्रतिभूति और नियामक बोर्ड अर्थात सेबी। तो देखिए दोस्त, सेबी ने हाल ही में निवेशकों को डिजिटल भुगतान से जुड़ी धोखाधड़ी से बचाने के लिए वेड UPI, वेरीफाइड डिजिटल UPI का हैंडल पेश किया। तो इसका राइट आंसर होगा सेबी। अब आते हैं 2 दिसंबर में जितने करंट आए थे हमने सारे करंट को कवर कर लिया है। अब आते हैं 3 दिसंबर में जितने करंट अफेयर्स आए हुए हैं उनको कवर किया जाए। चलिए 3 दिसंबर में प्रश्न आया था, प्रवीण कुमार जिन्होंने 2024 में पैरा ओलंपिक खेलों में पुरुषों की ऊंची कूद T64 से हाई जंप कहते हैं स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता, ये किस खेल से संबंधित है? तो देखिए दोस्त, जो ऊंची कूद खेल है ना, ऊंची कूद ये एथलीट में आता है, तो ऑप्शन हो जाएगा एथलीट्स। देखिए प्रवीण कुमार एक भारतीय पैरा एथलीट हैं जिन्हें अर्जुन पुरस्कार मिल चुका है।
अगला प्रश्न देखते हैं, 2025 में महिला वनडे क्रिकेट में सबसे तेज शतक किस महिला क्रिकेटर ने लगाया है? देखिए दोस्त, स्मृति मांधना है, ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सबसे तेज शतक लगाई थी वनडे में। नेक्स्ट प्रश्न, 20 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में अरुण, अच्छा उसका ये डिस्क्रिप्शन है, 20 सितंबर 2025 को नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया के तीसरे वनडे मैच में स्मृति मांधना ने 50 गेंदों पर शतक लगाकर 2025 का सबसे तेज महिला वनडे शतक लगा दिया है। ध्यान रखिएगा, 2025 का सबसे तेज महिला वनडे शतक लगाई है स्मृति मांधना ने कितने गेंदों पर? 50 गेंदों पर, जो भारतीय महिला क्रिकेट का भी रिकॉर्ड है। मतलब भारत में सबसे ज्यादा तेज शतक लगाने वाली खिलाड़ी है स्मृति मांधना, और 2025 का सबसे तेज शतक लगाने वाली कौन है? स्मृति मांधना। यह महिला वनडे इतिहास का दूसरा सबसे तेज शतक है, मतलब पूरे वनडे इतिहास का ये दूसरा सबसे तेज शतक है। पहला अगर बात करें तो 45 गेंद पर शतक लगाई गई है, जो मेग लैनिंग लगाई है। कौन लगाई है? मेग लैनिंग 2012 में शतक लगाई है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, तो सतत विकास सूचकांक 2025 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स 2025 में भारत की रैंकिंग क्या थी? ऑप्शन है 99वां, 101, 109वां, 115वां। तो देखिए दोस्त, एसडीजी इंडेक्स सतत विकास सूचकांक कहते हैं संयुक्त राष्ट्र के सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा जारी किया जाता है। आपसे क्वेश्चन कल को पूछ सकता है कि सतत विकास सूचकांक जो है ये किसके द्वारा जारी करते हैं? तो ध्यान रहेगा, संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, उसके द्वारा जारी किया जाता है। यह सूचकांक देशों के प्रदर्शन को 17 सतत विकास लक्ष्यों के आधार पर मापता है। मतलब सतत विकास सूचकांक देने के लिए 17 लक्ष्यों को देखा जाता है, जैसे गरीबी उन्मूलन, शिक्षा, स्वास्थ्य, लैंगिक समानता और पर्यावरण संरक्षण। ऐसे 17 चीजों को देख करके किसी भी देश की सतत विकास में रैंकिंग तय की जाती है। अगर रैंकिंग की बात करें तो सतत विकास सूचकांक 2025 में भारत की रैंकिंग 167 देशों में 99वीं रही है, जो पहली बार टॉप 100 में शामिल हुआ है। यह सूचकांक 2024 में भारत की 109वीं रैंकिंग थी, जो 2025 में 99वीं रैंकिंग हो गई। 10 रैंक भारत ने बहुत फायदे में रहा। सतत विकास सूचकांक 2025 में फिनलैंड पहला स्थान पर रहा है। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। भारत का रैंकिंग पूछ लिया है तो आपको फिनलैंड की रैंकिंग पूछ सकता है, जिसका स्कोर 87 रहा है। स्वीडन दूसरे स्थान पर रहा है और डेनमार्क तीसरे स्थान पर। दूसरे तीसरे तो नहीं पूछ सकता, लेकिन पहला स्थान वाला पूछ सकता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, इंग्लैंड के किस पूर्व तेज गेंदबाज को वर्ष 2025 में क्रिकेट के क्षेत्र में उसकी सेवाओं के लिए नाइटहुड की उपाधि दी गई है? तो दोस्त मैं बता दूं कि जेम्स एंडरसन जो अभी संन्यास ले लिए हैं, वो इंग्लैंड के पूर्व तेज गेंदबाज हैं और उन्हें संन्यास के बाद नाइटहुड की उपाधि दी गई है। तो इसके बारे में देख लेते हैं। 28 अक्टूबर 2025 को इंग्लैंड के सर्वकालीन सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज जेम्स एंडरसन को विंसडर कैसल में एक समारोह के दौरान राजकुमारी एनी द्वारा नाइटहुड की उपाधि दी गई। एंडरसन ने 2024 में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया था। अंतर्राष्ट्रीय करियर के दौरान उन्होंने 188 टेस्ट में 704 विकेट लिए हैं, जो विश्व रिकॉर्ड है। अगला प्रश्न है, 2025 में इंडियन नेवी ने किस देश की नौसेना के साथ पैसेक्स युद्ध अभ्यास किया था? तो मैं आपको बता दूं कि 2025 में भारतीय नौसेना ने कई देशों के साथ पैसेक्स युद्ध अभ्यास की है, जिसमें मुख्य रूप से न्यूजीलैंड और ग्रीस है। तो ध्यान रखिएगा, या तो आपका ऑप्शन न्यूजीलैंड होगा या तो आपका ऑप्शन में ग्रीस होगा। अगला प्रश्न, और ध्यान रखिएगा एक बात और, कि किसी बच्चे ने कहा था कि क्वेश्चन आया था कि पैसेक्स युद्ध अभ्यास
कहाँ हुआ था। अगर ये क्वेश्चन कहाँ पूछा है तो इसका आंसर होगा अदन की खाड़ी। क्या होगा? अदन की खाड़ी। तो कहाँ भी पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके ज्ञान में आया है, इसरो का 17वां मिशन कौन था। तो दोस्त मैं आपको बता दूं कि GSLV F-15 ये इसरो का 17वां मिशन था। तो देखते इस बारे में, इसरो के 17वें GSLV मिशन ने 19 जनवरी 2025 को NVS-02 नौवहन उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। पूछेगा कि इसरो का जो GSLV F-15 मिशन था वो किस उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया, तो NVS-02 नौवहन उपग्रह को। अच्छा, यह मिशन जिसे GSLV F-15 के नाम दिया गया, भारत के जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की 17वीं उड़ान थी। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं, विश्व स्वास्थ्य दिवस का विषय क्या था। फिर थीम पूछ दिया। जो जितने भी दिवस अभी मनाए गए हैं 2025 में, उन सबका आपको थीम ध्यान रखना है मेरे दोस्त, आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं इसका डायरेक्ट थीम क्या था, तो स्वच्छ शुरुआत आशापूर्ण भविष्य, इसका स्वच्छ दिवस की थीम थी। चलिए 7 अप्रैल को इसको मनाते हैं, ठीक है। और इसका क्या थीम था, स्वच्छ शुरुआत आशापूर्ण भविष्य। नेक्स्ट प्रश्न आपके ज्ञान में आए थे, जून 2025 में आयोजित मध्य क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई। तो दोस्त ऑप्शन में था नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ। तो मैं आपको बता दूं कि केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री सुश्री अमित शाह जी द्वारा 24 जून 2025 को वाराणसी उत्तर प्रदेश में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक की अध्यक्षता की गई। देखिए दोस्त, आपके पास समय कम है, आपका एग्जाम आगे है, इसलिए मैं नॉन स्टॉप आपको तेजी से क्वेश्चन कराते जा रहा हूं। आप इस वीडियो को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ये PDF जो आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, आप उस टेलीग्राम चैनल पर डाउनलोड करके आप इसे एग्जाम से पहले पढ़ लीजिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। और नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्त सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता है, ठीक है। हमारी मेहनत को देखिए आप। हाल ही में किस बैंक ने 2025 में अपना वीडियो KYC अपडेट लागू किया है। तो दोस्त मैं आपको बता दूं कि पंजाब नेशनल बैंक जो है 2025 में अपने ग्राहकों को KYC अपडेट करने के लिए कहा, जिसमें वीडियो KYC भी एक विकल्प है। भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार PNB ने 30 नवंबर 2025 तक KYC अपडेट करने की अंतिम तिथि निर्धारित की है, ताकि खातों को सुचारू रूप से सूचित किया जा सके। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा पंजाब नेशनल बैंक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली NCR में वायु गुणवत्ता सूचकांक को नियंत्रित करने के लिए पहला चरण किस संस्था द्वारा लागू किया गया। तो मैं आपको बता दूं कि दिल्ली NCR में वायु गुणवत्ता सूचकांक को नियंत्रित करने के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के तहत पहला चरण लागू किया गया। इसका मतलब आंसर होगा ऑप्शन डी, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग। अगला प्रश्न आपके ज्ञान में आया था, 2025 में किस फिल्म को आईफा अवार्ड में 10 पुरस्कार जीते प्रमुख श्रेणियों में नामांकित होकर सुर्खियों में रही। अर्थात कौन सी फिल्म है जो आईफा अवार्ड में 10 पुरस्कार जीत करके सुर्खियों में रही। तो मैं आपको बता दूं उसका नाम है लापता लेडी। लापता लेडी यह फिल्म किरण राव द्वारा निर्देशित है। और भी इसके बारे में देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार का भव्य आयोजन राजस्थान की राजधानी जयपुर में हुई। अर्थात मैं कह दूं कि जो अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी जो आईफा है, इसका आयोजन राजस्थान में हुआ है, राजस्थान की राजधानी जयपुर में हुई है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार कार्तिक आर्यन को मिला है, जो भूल भुलैया के अभिनेता थे।
और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार महिला में महिला ही होती है, नीतांशी गोयल को मिला है, जो लापता लेडी की महिला है, वो अभिनेत्री है मान लीजिए। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है जानकी बाडीवाला, जो शैतान फिल्म में अभिनेत्री की है। और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार रवि किशन को मिला है, जो लापता लेडी में सहायक अभिनय किए हैं। अगला प्रश्न आपके एग्जाम में आया था, तेलंगाना में कांचा गाची बोवली भूमि विवाद किस विश्वविद्यालय से संबंधित है? तो दोस्त मैं आपको बता दूं, इसका आंसर होगा हैदराबाद विश्वविद्यालय। देखिए, कांचा गाची बोवली भूमि विवाद तेलंगाना के हैदराबाद विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ है। यह विवाद विश्वविद्यालय से सटे कांचा गाची बोली क्षेत्र की जमीन के स्वामित्व और आवंटन को लेकर हुआ है। मतलब खास करके ये विवाद किस मामले में है? तो जमीन के मामले में है। नेक्स्ट प्रश्न आपके एग्जाम में आए थे, हाल ही में समाचारों में उल्लेखित ई जागृति पोर्टल का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? तो दोस्त, ई जागृति पोर्टल का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ता न्याय प्रणाली को डिजिटल, तेज और सुलभ बनाना था। माने उपभोक्ता को न्याय दिलाने की जो प्रणाली बनी है वो डिजिटली रूप से काम करे और तेज और सुलभ रूप से उनके साथ काम करे। ठीक है, यह पुराने सिस्टम को मिलाकर एक एकीकृत मंच प्रदान करता है, जिससे उपभोक्ता विवादों को निपटारा जल्दी से और पारदर्शी तरीके से हो सके। नेक्स्ट प्रश्न आया था, मार्च 2025 में आयोजित 6वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की? तो दोस्त ऑप्शन था भारत, थाईलैंड, बांग्लादेश और श्रीलंका। तो मैं आपको बता दूं कि 6ठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 में थाईलैंड द्वारा आयोजित किया गया था। बिम्स्टेक एक क्षेत्रीय संगठन है जिसमें 7 सदस्य राज्य शामिल हैं, बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड। यह अपने सदस्यों के बीच क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ठीक है, तो आपको समझ आ गया कि थाईलैंड में आयोजित हुआ था ये। अगला प्रश्न, 2025 में आयोजित सिम्बेक्स सिंगापुर भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास का कि कौन सा संस्करण था? ये संस्करण पूछ लिया है। तो दोस्त, ये संस्करण था 32वां। ये अभ्यास 28 जुलाई से 1 अगस्त के बीच आयोजित हुआ था। और कहाँ आयोजित हुआ था ये क्वेश्चन पूछता है। तो ये अभ्यास सिंगापुर और दक्षिण चीन सागर में स्थित था। सिंगापुर और दक्षिण चीन जो सागर है इसमें स्थित था, क्योंकि दक्षिण चीन सागर से में जो चाइना का सबसे ज़्यादा ट्रेड होता है, तो उस ट्रेड पर नज़र रखने के लिए भारत और श्रीलंका युद्धाभ्यास किए हुए। चलिए, 2025 में आयोजित श्रीनेक्स भारत श्रीलंका का युद्धाभ्यास है, ये कौन सा संस्करण था? तो मैं आपको बता दूं कि 2025 में आयोजित श्रीनेक्स का यह 12वां संस्करण था। चलते इस बारे में, यह द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है जो 14 से 18 अगस्त तक श्रीलंका के कोलंबो में आयोजित हुआ था। भारतीय नौसेना के जहाजों INS राणा और INS ज्योति ने इस अभ्यास में भाग लिया था। ये लाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन जहाज जो है श्रीनेक्स में भाग लिया था। तो INS राणा और INS ज्योति ने इस युद्धाभ्यास में भाग लिया था। और ये कैसे युद्धाभ्यास है? इस समुद्री युद्धाभ्यास है, अर्थात नौसेना का युद्धाभ्यास है। अगस्त 2025 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किन 2 बैंकों का मर्ज करण की मंजूरी दी है? अर्थात किन 2 बैंकों को मर्ज करने का आदेश दे दिया है अगस्त 2025 में RBI ने? तो दोस्त ध्यान रहे, में न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का सारस्वत को ऑपरेटिंग बैंक लिमिटेड, इन दोनों को विलय होने अर्थात इन दोनों को एक साथ होने का आदेश दे दिया है RBI। अर्थात अगर हम बात करें तो 4 अगस्त 2025 को यह प्रभावी हो जाएंगे। इसका ऑप्शन होगा बी, न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड और सारस्वत
कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, इन दोनों को मर्ज करने का आदेश दी गई है। अगला प्रश्न आया था पेरिस मैराथन 2025 कब शुरू हुआ था। देखिए पेरिस मैराथन में महिला का जो जीती थी वो पूछा है। अब पूछ दिया कि ये कब शुरू हुआ था, तो मैं आपको बता दूं कि पेरिस मैराथन 2025, यही सब क्वेश्चन है दोस्त, मेरे दोस्त ना, जो छूट जाते हैं, जो शायद हम लोग लगभग 99% लोग पढ़ के नहीं जाते हैं, और ये क्वेश्चन छोड़ने वाला है हमारे हिसाब से। भाई इससे कौन याद रखेगा, डेट कौन याद रखेगा। हालांकि याद रखने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मैं कहता हूं, मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि ऐसा क्वेश्चन बहुत कम लोग याद कर पाते हैं। ठीक है, देखिए पेरिस मैराथन 2025, जिसे आधिकारिक तौर पर सनाइडर इलेक्ट्रिक मैराथन डी पेरिस कहा जाता है, इसका आयोजन 30 अप्रैल 2025 से शुरू हुआ था, और पुरुष वर्ग में विजेता है केन्या के बेनार्ड बिबॉट। और अगर हम महिला की बात करें तो महिला में है इथियोपिया की बेदातू हिरपा ने महिलाओं के स्पर्धा में जीत हासिल की है। और ये क्वेश्चन पूछ चुका है, बस पुरुष वाला क्वेश्चन पूछना बचा हुआ है, वो भी पूछ सकता है। दिसंबर 2024 में निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन विधेयक संसद में पेश किया। देखिए कह रहा दिसंबर 2024 में कौन सा संविधान संशोधन विधेयक पेश किया गया, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि 129वां संविधान संशोधन विधेयक दिसंबर 2024 में पेश किया गया संसद में। अच्छा, ये जो है ये 129वां संविधान संशोधन ये किससे जुड़ा हुआ है, तो मैं आपको बता दूं कि यह विधेयक विशेष रूप से एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के बदलाव को उद्देश्य से लाया गया है। इसका उद्देश्य लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का चुनाव एक साथ कराकर जो प्रशासनिक खर्च है उसे कम करना है और शासन में स्थिरता लाना है। अर्थात एक राष्ट्र एक चुनाव का जो प्रस्ताव है ये 129वां संविधान संशोधन के तहत लाया गया था। अगला प्रश्न, विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई अभियान का नाम क्या है। तो दोस्त मैं आपको बता दूं कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ मां के नाम अभियान शुरू किया था। इसका राइट आंसर होगा सी। इसका जो है मैं आपकी बात करूं, मैं इसके थीम की बात करूं तो प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना इसका थीम था। इससे पहले क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, आप लोग इससे पहले पढ़ चुके हम लोग। चलिए अगला प्रश्न आपके एग्जाम में आया था 2025 में इंटरनेशनल बुकर प्राइज किसे दिया गया। अब देखिए हार्ट लैम्प पुस्तक थी और उसकी लेखिका थी बानू मुश्ताक, और उसी को इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है। ये क्वेश्चन एक बार पूछा था कि ये क्वेश्चन रिपीट कर दिया है ना, नहीं ये क्वेश्चन रिपीट कर दिया है, सेम प्रश्न था ये। अगला प्रश्न है, अच्छा उसके बाद डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज बानू मुश्ताक लेखिका थी और इसका अनुवादक थी दीपा भस्ती, उन दोनों को मिला है। उनकी पुस्तक थी द हार्ट लैम्प। क्या पुस्तक थी? द हार्ट लैम्प, द हार्ट लैम्प। चलिए अगला प्रश्न आपके एग्जाम में आया था 161 की बात करें हम तो 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के दौरान दिल्ली में कुल कितने खेल आयोजित किए गए थे। तो मैं आपको बता दूं कि 3 खेल आयोजित किए गए थे, जिम्नास्टिक, शूटिंग और साइकिलिंग। मुख्य आयोजन बिहार में इसका हुआ था जिसमें कुल 27 खेल थे और दिल्ली में ये 3 कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। अगला प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, अगस्त 2025 में भारत सरकार द्वारा ब्रह्मा BEML रेल मैन्युफैक्चरिंग हब औद्योगिक परियोजना की आधारशिला किस राज्य में रखी गई। तो मैं आपको बता दूं कि 10 अगस्त 2025 को रक्षा मंत्री ने मध्य प्रदेश के उमरिया गांव में ब्रह्मा BEML रेल मैन्युफैक्चरिंग हब की आधारशिला रखी। यह परियोजना 1800 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित की जाने वाली ग्रीनफील्ड रेल कोच निर्माण सुविधा है जिसे
भविष्य में आधुनिक रेल एवं मेट्रो कोच आदि बनानी है। विकसित भारत एजेंडा 2047 विजन के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अंतरिक्ष अभियान शामिल है? ये 163 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, एक कितना है, 163 नंबर क्वेश्चन है जो यहां लिख गया है, जिसका क्वेश्चन है कि विकसित भारत एजेंडा 2047 के विजन के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अंतरिक्ष अभियान शामिल है। मतलब इस विजन के तहत कौन कौन सा अंतरिक्ष अभियान शामिल है, तो थोड़ा देख लेते हैं इधर हम लोग कि भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन 2035 तक एक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। और अगर मैं बात करूं कि इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, ठीक है, विकसित भारत एजेंडा 2047 के अंदर क्या क्या आता है, तो ये देखो 2035 तक एक अंतरिक्ष में भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित होगा, ये पहला लक्ष्य एक है। चंद्रमा मिशन 2040 तक चंद्रमा पर इंसान भेजने और सुरक्षित लाने का लक्ष्य रखा गया है, लक्ष्य नंबर 2। चंद्रयान 4 और चंद्रयान 5 ये भारत के चंद्र मिशन की अगली कड़ी है, जिनकी मंजूरी दी गई है, ये भी लक्ष्य नंबर 3। लक्ष्य नंबर 4 की बात करें तो गगनयान मिशन, यह भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम है, जिसके तहत इंसानों को पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजा जाएगा। ये सारे विकसित भारत एजेंडा 2047 के लक्ष्य हैं, 2047 तक इन्हें पूरा कर लेना है। तो ऑप्शन में देखिए गगनयान था, तो राइट आंसर होगा गगनयान। चंद्रयान 4 और 5 लक्ष्य है, ठीक है, तो 3 भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, आंसर होगा गगनयान। अगला प्रश्न देखते हैं 164 नंबर। 2025 में शतरंज के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किस खिलाड़ी को दिया गया? तो मैं बात करूं तो मनु भाकर को निशानेबाजी में दिया गया है और डी गुकेश को शतरंज में दिया गया है। और आपसे क्वेश्चन पूछा है शतरंज में किसे मिला है, तो इसका आंसर होगा डी गुकेश। चलिए, और ध्यान रहे 4 लोग को मिला है ना ये, तो हरमनप्रीत सिंह को हॉकी में मिला है और प्रवीण कुमार को पैरा एथलीट में मिला है, जिसे पैरा एथलेटिक्स भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। 2025 तक टेनिस में सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाला खिलाड़ी, आप ध्यान रखिएगा कि 2025 तक सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम कौन जीता है। तो मैं आपको बता दूं, सर्बिया के नोवाक जोकोविच हैं, जो अब तक के 24 ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, जून 2025 में किस भारतीय क्रिकेटर को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो दोस्त मैं आपको बता दूं कि एम एस धोनी को यह पुरस्कार आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है और शामिल किए जाने वाले ये 11वें भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। अगला प्रश्न है, हरियाणा कैडर के किस वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी का अब तक 57 बार तबादला किया जा चुका है? माने हरियाणा कैडर के किस वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी को अब तक की 57 बार उन्हें, मतलब अपने पूरे करियर में, नौकरी के पूरे करियर में 57 बार तबादला किया गया है? ऑप्शन है अशोक खेमका, संजय कुमार, राजीव अरोड़ा और टीसी गुप्ता। तो देखिए दोस्त, अप्रैल 2025 में हरियाणा कैडर के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी अशोक खेमका अपनी 34 साल की सेवा के बाद सेवानिवृत्त हुए हैं और उनका जो कार्यकाल रहा है उनके दौरान उन्हें 57 बार तबादला किया गया। इसका मतलब जहां जा रहे होंगे तहलका मचा रहे होंगे, जहां जा रहे होंगे ईमानदारी से काम कर रहे होंगे और नेता लोग उनका तबादला करवा दे रहे होंगे। खैर, अब सोचिए इस साल में कम से कम 1 से 2 बार उनका तबादला हो ही जाता था। चलिए, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक
में भारत की रैंक क्या थी? तो दोस्त आप मालूम है भारत की रैंक 10 है, बहुत बार चला आ रही है। शुरू से 1 से 3 रैंक पर कोई नहीं है, चौथा रैंक पर डेनमार्क है, ये पढ़े होंगे आप। 10वें स्थान पर भारत है और इसका स्कोर कितना है? 67.99। यह स्कोर ध्यान रखिएगा, एग्जाम में स्कोर पूछ रहा है और स्कोर ही तो पूछ रहा है दोस्त, इसलिए ध्यान रखिएगा। चलिए, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में कोई भी देश पहले स्थान पर नहीं है, अर्थात 1, 2 और तीसरे स्थान पर नहीं रहा है, क्योंकि किसी भी देश ने सभी श्रेणियों में इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। मतलब जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन के श्रेणी में कोई भी अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, 1, 2, 3 श्रेणी में कोई नहीं रहा बहुत उच्च रेटिंग हासिल कर सके, मतलब अच्छा रेटिंग हासिल नहीं किए हैं। इसलिए इस सूचकांक में डेनमार्क समग्र रैंकिंग में चौथे स्थान पर और यही सर्वोच्च स्थान पाने वाला देश है। डेनमार्क के बाद नीदरलैंड है 5वां स्थान और यूके है 6ठे स्थान। ये तो पूछेगा नहीं, मेन डेनमार्क पूछ सकता है। चौथे स्थान पर भारत का स्थान ध्यान रखिएगा, उसका स्कोर ध्यान रखिएगा 67.99। अगला प्रश्न है, OECD आउटलुक के अनुसार 2025 में भारत की अनुमानित मुद्रास्फीति दर क्या थी, क्या रहेगी? दोस्त 3.8%, 4.2%, 5.2% और 6%। तो आपका राइट आंसर होगा 2.9%। OECD के आउटलुक के अनुसार 2025 में भारत की अनुमानित मुद्रास्फीति दर 2.9% रही है। अगला प्रश्न है, भारत और मंगोलिया के बीच आयोजित होने वाला नोमैडिक एलिफेंट संयुक्त सैन्य अभ्यास का कौन सा संस्करण था? देखिए, क्वेश्चन का जो पूछने का लेवल ही अलग हो गया है। अब क्वेश्चन नहीं पूछता कि नोमैडिक किस देश के बीच हुआ, क्वेश्चन पूछता है कौवा संस्करण हुआ, क्वेश्चन पूछता है कहां हुआ, क्वेश्चन पूछता है कि हुआ तो कौन सी जगह हुआ, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए देखते हैं। इसका संस्करण था 17वां। दोस्त मैं आपको बता दूं कि 17वें संस्करण का स्थान प्राप्त 17वें संस्करण था। अगर स्थान की बात करें तो यह अभ्यास 31 मई से 13 जून 2025 तक मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर में संपन्न हुआ। ध्यान रखिएगा, नोमैडिक एलिफेंट जो युद्धाभ्यास है मंगोलिया के राजधानी उलान बटोर में हुआ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करें। जून 2025 में लॉन्च किया गया गोल्ड स्टार्स मोबाइल एप्लीकेशन किस संस्था की पहल है? तो मैं आपको बता दूं कि जून 2025 में लॉन्च किया गया गोल्ड स्टार मोबाइल एप्लीकेशन सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय नमूना संरक्षण कार्यक्रम का एक पहल है, कार्यालय का एक पहल है, राष्ट्रीय नमूना संरक्षण कार्यालय का एक पहल है, जिसे आधिकारिक आंकड़ों को सुलभ बनाने के लिए लॉन्च किया गया है, जिससे आम जनता को महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक संकेतों, समाचारों और रिपोर्टों तक आसान पहुंच मिल सके। अगर मैं बात करूं 172 नंबर प्रश्न की, तो कल्पना 32.01 माइक्रो प्रोसेसर को इसरो के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र और सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला चंडीगढ़ द्वारा संयुक्त रूप से डिजाइन एवं विकसित किया गया है। इस माइक्रो प्रोसेसर के विकास का पदभार मातृत्व किसे दिया, मतलब इस माइक्रो प्रोसेसर के विकास का पदभार किसे दिया गया है? ऑप्शन में है श्री एस कृष्णन जो सचिव हैं, प्रधानमंत्री जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति, राज्य मंत्री इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी। तो इसके विकास के संबंधित कार्यक्रम एवं समन्वय का प्रशासनिक नीतिगत नेतृत्व इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव श्री एस कृष्णन को सौंपा गया है। किसे सौंपा गया है? एस कृष्णन को। अगला प्रश्न है, निर्माणाधीन डेटा सेंटर क्षमता के मामले में वैश्विक स्तर पर 6वां स्थान किसे प्राप्त हुआ है? मतलब निर्माणाधीन डेटा सेंटर की क्षमता के मामले में वैश्विक स्तर पर 6वां स्थान किसे प्राप्त हुआ है? तो मैं आपको बता दूं कि योटा NM1
सेंटर नवी मुंबई में स्थित है और इसे भारत का सबसे बड़ा टियर 4 डेटा सेंटर माना जाता है। निर्माणाधीन डेटा सेंटर क्षमता में मुंबई विश्व स्तर पर 6ठे स्थान पर है। ये बहुत गर्व की बात है और ध्यान रखने की भी बात है, क्योंकि गर्व की बात है तो एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। वर्ष 2025 में किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो मैं आपको बता दूं कि इस पीआर श्रीजेश को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, किस देश ने अपने 2025 के अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले में भारत को थीम कंट्री घोषित किया है? अर्थात किस देश में अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला लगा था और उस पुस्तक मेला में भारत को थीम कंट्री घोषित किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पेन। देखिए स्पेन 2025 में मैड्रिड अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले में भारत को थीम देश के रूप में घोषित किया। यह घोषणा भारत और स्पेन के बीच सांस्कृतिक और साहित्यिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने के हिस्से के रूप में कंसीडर की गई। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, जनवरी 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के किस सुरंग का उद्घाटन किया? तो मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनवरी 2025 में जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले में स्थित सोनमर्ग सुरंग, जिसे जी मोड़ टनल भी कहा जाता है, का उद्घाटन किया। यह सुरंग श्रीनगर को सोनमर्ग मार्ग पर बनवाई गई है और इसका उद्देश्य ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रदान करना है ताकि भारी बर्फबारी के दौरान भी आवागमन चालू रह सके। अगला क्वेश्चन है, एज डार्क ए ब्लड पुस्तक के लेखक कौन है? एज डार्क ए ब्लड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा यासिर उस्मान। क्या होगा? यासिर उस्मान। एज डार्क एज ब्लड के पुस्तक लेखक कौन है? यासिर उस्मान। उनकी यह पहली फिक्शन कल्पना पुस्तक है जो क्राइम थ्रिलर उपन्यास है। क्या है? जो क्राइम थ्रिलर उपन्यास है। तो दोस्त हमारा ये 3 दिसंबर तक पूरा हुआ। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए 4 दिसंबर और 5 दिसंबर का हम लोग पार्ट 3 के वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, और वीडियो पर नए रूप से हमारे चैनल पर आए हुए हैं और वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दोस्त मेहनत लगती है और आपको सब्सक्राइब करने में थोड़ा बहुत मेहनत लगेगी नहीं, बस आप कर सकते हैं। आपको एक बटन टिपना है और आप इस चैनल से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। जितने भी एग्जाम आने वाले हैं सबका एनालिसिस पे कराया जाएगा। हम लोग वीडियो थोड़ा लेट आता है मानते हैं, लेकिन 100% एक्यूरेट आंसर के साथ सही क्वेश्चन हम लोग लाते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और साइंस का जो जितने भी आए हुए क्वेश्चन है 3 दिसंबर तक का हम लोग वीडियो डाल दिया है, आप उसे जा कर के देख लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।